भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेव्स 2025 की खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मैं हूं मुकुल शर्मा। इंतजार की घड़ियां भावना अब खत्म हो चुकी हैं। बिल्कुल, काउंटडाउन पर 0 लग चुका है मुकुल। और एंटरटेनमेंट की नई लहर वेव्स 2025 का आगाज होने जा रहा है। वेव्स एक ऐसा मंच जहां आपको मिलेगा कंटेंट, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट और बहुत कुछ। मीडिया और एंटरटेनमेंट के इस महाकुंभ पर देश ही नहीं दुनिया की नजरें हैं। आज से 4 मई तक चलने वाले इस मेले में मिलेंगे आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिग्गज, उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां, ओटीटी से जुड़े टॉप ऑफिसर्स, क्रिएटर्स, टेक्नोक्रेट्स। अपने आप में होने वाला है वेव्स भारत की तरफ से किया गया रचनात्मकता के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व पहल। और यहाँ जहाँ भारतीय मीडिया और इसके अलावा एंटरटेनमेंट को मिलेगी एक नई उड़ान और शुरू होगा एक नया अध्याय। और इसी के साथ हम भी शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। तो आगाज हो चुका है वेव्स का। तो आज से मुंबई वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव्स की शुरुआत हो रही है। लाइट्स, कैमरा, इनोवेशन। वेव्स समिट 2025 में आपका स्वागत है। कहानियों, नवाचार और रचनात्मकता की क्रांति में भारत एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। वेव्स समिट 2025 में जहां वैश्विक मीडिया के पावर हाउस के रूप में भारत अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। वेव्स समिट में दुनिया भर से मीडिया और मनोरंजन उद्योग के दिग्गज रचनाकार और निवेशक एक मंच पर आ रहे हैं। इस ऐतिहासिक आयोजन को साकार कर रहा है प्रसार भारती। प्रसार भारती वेव्स समिट 2025 का आधिकारिक मीडिया ब्रॉडकास्टर है। 4K तकनीक की शक्ति के साथ प्रसार भारती हर क्षण को बारीकी और शानदार गुणवत्ता के साथ आप तक पहुंचा रहा है। 80 से अधिक कैमरों की विशाल तैनाती, जिसमें शामिल हैं 3 जिमी जिप 4RF कैमरे लाइव कवरेज के लिए। प्रसार भारती हर एंगल, हर पहलू को पूरी सटीकता से पूरी दुनिया में पहुंचाएगा। निर्बाध सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए प्रसार भारती मुंबई से सैटेलाइट और अत्याधुनिक GSM मोबाइल तकनीक के जरिए सिग्नल प्रसारित कर रहा है, जिसमें 20 से अधिक अत्याधुनिक बैकपैक ट्रांसमीटर पूरे वेन्यू में सक्रिय हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और भारत सरकार के द्वारा प्रसार भारती को हमेशा एक प्रमुख स्थान दिया गया है और हम प्रधानमंत्री जी का संदेश जो है वो सभी श्रोताओं के लिए, सभी दर्शकों के लिए लेकर के जाने वाले हैं। इसके साथ ही ये हमारे लिए भी एक अवसर है जब जो काम हम लोगों ने अभी हालिया समय में किए हैं या फिर आने वाले समय में करने जा रहे हैं, उन कार्यों के बारे में, उन योजनाओं के बारे में जो विजिटर्स होंगे उनको हम बताएं। तो हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि बेहतर तकनीक का उपयोग करें, बेहतर कंटेंट अपने ऑडियंसेस तक लेकर के आएं। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए रोबोटिक PTZ कैमरे भी तैनात हैं। हर कोना, हर भाव, हर क्षण को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए प्रसार भारती प्रतिबद्ध है। दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिएटर्स, इनोवेटर्स, निवेशक जुट रहे हैं भारत के पहले ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट में। प्रसार भारती जो है ऑफिशियल मीडिया पार्टनर, उसकी भी तैयारी पूरी है। 80 से ज्यादा कैमरास और बेहतरीन प्रोफेशनल्स के साथ पूरी दुनिया देखेगी भारत की क्रिएटर इकोनॉमी का जश्न। कैमरा पर्सन आशीष के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज, मुंबई। तो लाइट, कैमरा, एक्शन के साथ तैयार है वेव्स 2025, जहां रचनात्मकता को मिलने वाली है नई उड़ान। ये हौसलों की उड़ान है जहां जुड़ने वाला है एक नया अध्याय और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक नए पड़ाव की ओर बढ़ने वाली है। मुकुल जी बिल्कुल। और ना सिर्फ जब हम लाइट, कैमरा, एक्शन की बात करते थे, लेकिन इसके साथ साथ इनोवेशन जो है वो यहाँ पे खास तौर से नज़र आएगा। इस पर आपको पूरी जानकारी हम देंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ प्रदीप सरदाना जी जुड़े हुए हैं, फिल्म समीक्षक हैं, और साथ ही साथ अवनीश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमारी संवाददाता मुंबई से जया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और ख़ासतौर से भावना, जब भी हम बात करते हैं कि कैसे हमारे देश में
लगातार जब हम बात करते हैं कि इनोवेशन को किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, और खासतौर से मीडिया और एंटरटेनमेंट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अनेक अवसर और अब तक उनमें कोशिश की जा रही थी कि कैसे इनको निखारा जा सकता है, कैसे भारत का ये जो क्षेत्र है ये उभर कर आ सकता है। बिल्कुल। प्रदीप जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज, ये टैगलाइन है इस बार की। और प्रदीप जी, कहीं ना कहीं हम जो कहते थे कि दूसरों पर ताली बजाते थे हम दूसरों की फिल्मों को देखकर, अब दूसरों के फिल्मों पर ताली बजाने का समय खत्म हो गया है, क्योंकि हम अपनी ही स्टोरी लिख रहे हैं, अपनी कहानी आज खुद से लिखने जा रहे हैं वेव्स 2025 के जरिए। बिल्कुल, आपने सही कहा। हालांकि हमारा भारतीय सिनेमा बहुत बरसों से विश्व सिनेमा में अपनी पहचान बना चुका है, अपनी धाक जमा चुका है। 1946 में ही हमारी एक नीचा नगर फिल्म थी जो को चेतन आनंद ने बनाया था, कामिनी कौशल हीरोइन थी। वो कान फिल्म समारोह में गई और वहाँ उसको सफलता मिली थी। हालांकि उतार चढ़ाव चलते रहे। अब फिर हमारा सिनेमा लोकप्रिय हो रहा है, ऑस्कर में भी जीत रहे हैं और बड़े बड़े समारोह जीत रहे हैं। कान में हमारी बहुत अच्छी उपस्थिति हो रही है। लेकिन ये जो मंच है, एक ऐसा मंच है जो सारी परिकल्पनाओं से परे है। मतलब कोई सोच नहीं सकता था ज़्यादा साल पहले कि एक इतना बड़ा आयोजन हमारे भारत में होगा, क्योंकि ऐसा आयोजन पूरी दुनिया में और कहीं नहीं होता। हॉलीवुड की फिल्म हमारे से बहुत ज़्यादा मशहूर है। आर्ट कल्चर की बात करें तो पेरिस वो बहुत मशहूर है, और बहुत सारे कंट्री हमारे से अपने आर्ट कल्चर में, सिनेमा में बहुत आगे हैं जी। लेकिन ये पहला सम्मेलन है जो मनोरंजन शिखर सम्मेलन जिसको हम बोल सकते हैं, वेव्स को, वीडियो ऑडियल, लेकिन जो है इसके अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरा विश्व इकट्ठा हो रहा है जी। पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना है जो उन्होंने सोची थी 2019 में, अब जाके पूरी हो रही है। और एक ऐसा हो रहा है कि इसके बाद जो भारत है वो मनोरंजन जगत में महाशक्ति बन जाएगा। बिल्कुल प्रदीप जी, इस तरह का हुआ है। प्रदीप जी, जिस तरीके से आपने कहा कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये विजन क्रिएट किया था और कहा था कि दावोस और कान की तर्ज पर एक ऐसा वैश्विक सम्मेलन शुरू करेंगे, और आज उसका आगाज होने जा रहा है। हमारे साथ अविनाश त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं, फिल्म निर्माता हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पर। आपने कई शॉर्ट फिल्में बनाई हैं और आप करीब 20 सालों से शॉर्ट फिल्मों की इंडस्ट्री में लगातार काम करते हुए आ रहे हैं। अविनाश जी, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इस समय मुंबई में भी मौजूद हैं, वेव्स का आगाज हो रहा है, कितना बड़ा मंच और कितनी कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें वेव समिट से भारत की संभावनाओं के क्षेत्र में लगाई जा सकती हैं? बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ बुलाने के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि देखिए इस साल ही हमारे यहाँ एक धार्मिक महाकुंभ हुआ, और उसका एक एक्सटेंडेड फॉर्म ये है कि अब की बार ऑडियो विजुअल मीडिया के जितने भी दिग्गज पूरे वर्ल्ड के हैं उनका एक महाकुंभ मुंबई में हो रहा है। जैसा अभी प्रदीप जी ने कहा कि बहुत नवाचार है, नई तरह की परंपरा शुरू हुई है जिसमें जितने भी तरह के आर्ट फॉर्म हैं उनका सिंथेसिस यहाँ पर हो रहा है, उनका इंटीग्रेशन हो रहा है, जो बहुत कमाल की चीज है। भारत हमेशा से टैलेंट का पावर हाउस रहा है, लेकिन वो इतना बिखरा हुआ टैलेंट था कि कभी नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उसकी उपस्थिति उस तरीके से नहीं हो पाती थी। हमारा जिस तरह का टैलेंट रहा है उस टैलेंट का एक्सपोजर इंटरनेशनल लेवल पर कभी ऐसा नहीं हुआ, उसकी एक्सेप्टेंस उस तरीके से नहीं हो पाई। ये पहला मौका है जिसमें हमने जितने भी लूज एंड्स होते हैं किसी भी एक क्रिएटिव मीडिया को उसके कंज्यूमर तक पहुंचाने के, उन सारे लूज एंड्स को आपस में जोड़कर और उसका प्रोडक्ट किस तरीके से टेक्नोलॉजी के जरिए, अलग अलग मीडियम के जरिए उसके कंज्यूमर तक पहुंचे और उसका एक फाइनेंशियल मॉडल भी हो, किस तरीके से वो एक कॉमर्शियल मॉडल के रूप में भी जाए, इस पे जो विचार किया जा रहा है मुझे लगता है ये एक नई क्रांति के रूप में लेकर आएगा और भारत को सॉफ्ट पावर के रूप में या क्रिएटिव इकोनॉमी पावर के रूप में पूरे वर्ल्ड में एक बड़े स्तर पे जो है वो स्थापित करेगा, जो बहुत मुझे लगता है कि आने वाला वक्त जो है वो इंडिया के लिए, हम बहुत सारे अलग अलग पावर की बात करते हैं, हम फाइनेंशियल पावर की बात करते हैं, हम न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं, पर जो सॉफ्ट पावर की जो पोजीशन है और उसकी जो पोटेंशियल है वो मुझे लगता है उसका ये सही समय है जो दुनिया के सामने हमें बताना है कि हमारे पास कितना अलग तरह का पोटेंशियल है और उनको हम सही तरीके से अगर इंटीग्रेट करें तो आने वाले वक्त में हम 100% लीडर होंगे इस पर्टिकुलर क्षेत्र के मामले में। जी बिल्कुल। और खासतौर से प्रदीप जी, आप भी इस बात से सहमत हो गए क्योंकि जो हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो पोटेंशियल है वो अब ग्लोबली हम कह सकते हैं कि अब सबके सामने होगा और कहीं ना कहीं लोहा मनवाता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल जी, हमारे पास भारत जो है कहानियों का देश है, शुरू से कहा जाता रहा है। रामायण महाभारत जैसे हमारे ग्रंथ हैं सब जगह वो रहे, उन्हीं पर फिल्में बनती हैं, उन्हीं पर कहानियाँ बनती रहती हैं और हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या है कि टेक्निक इतनी आगे आ गई है
कि हम कई बार लगता है कि इस टेक्निक को अगर इसको साथ आगे नहीं बढ़े, इसके साथ कदम ताल नहीं मिलाया तो पीछे रह जाएंगे। टैलेंट बहुत है, लेकिन वो साधन भी हो गए, हालांकि यूट्यूब के माध्यम से, आप किसी भी फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप कोई एक प्रतिभा सामने आ जाती है, लेकिन फिर भी उसको वो नहीं मिल पाता। तो पीएम मोदी का ये सपना है जो हमारा लोकल है वो ग्लोबल बने। तो इससे भी यही है उनका कि जब ये होगा, हालांकि देखिए मैं आपको बताऊं, जब ये जनवरी 2019 के अंदर बॉम्बे के अंदर जब इस तरह का प्रस्ताव आया, जब वहाँ फिल्म म्यूजियम, नेशनल फिल्म म्यूजियम बन रहा था, तो उसमें यह था कि 2 साल में एक बार करेंगे इसको। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह इसकी तैयारियां की गई हैं और जिस तरह मोदी जी ने अभी भी पीएम ने और इस तरह के हमको संकेत मिल रहे हैं कि ये हर साल शायद इस तरह का आयोजन होगा, जिस तरह दावोस होता है या कान होता है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि आप देखिए इसके अंदर खाली सिनेमा ही नहीं, आप प्रसारण है, चाहे आर्ट है, कल्चर है, हर चीज़ जुड़ जाएगी इसके अंदर। रेडियो है, OTT है, हर चीज़ इस तरह जुड़ रही है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है कि हम सोच नहीं सकते थे कि इतना बड़ा आयोजन इतने बड़े स्तर पर पहली बार में हो जाएगा। क्योंकि ये पहली बार कोई आयोजन होता है हमारे यहाँ, जैसे नेशनल फिल्म अवार्ड्स है या उससे पहले हमारा जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, जब पहली बार हुआ तो बहुत कम 10-15 देश उसके अंदर आए थे, दोबारा 20-25 देश आए, फिर 50 देश आए। लेकिन आप देखिए इस पहले आयोजन से ही 100 से ज़्यादा देश इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस तरह के आयोजन के लिए। बिल्कुल, अविनाश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि अविनाश जी, वेव्स एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है जहां आपके पास थाली खाली है, थाली में कई सारे सांचे हैं, उस सांचों में आपको क्या भरना है, वेव्स में वो हर चीज मौजूद है। निर्माता हो, निर्देशक हो, स्टार्टअप हो या एंटरप्रेन्योर्स हो, दिग्गज हो, नई नई उभरती प्रतिभाएं हो, वेव्स में वो सब कुछ है, तलाशना आपको है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे तरह के माहौल और वो सारे तरह के सपोर्ट सिस्टम इस बार प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि मैं शॉर्ट फिल्म में पिछले 20-22 साल से शॉर्ट फिल्म बनाता आ रहा हूँ, और जब मैंने शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू किया था तो कई बार मुझे ये लगता था कि मैं बना तो रहा हूँ अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए, लेकिन उस फिल्म को मैं पब्लिक तक पहुंचाऊंगा कैसे, उसके लिए क्या मेरे पास प्रॉपर मीडियम्स हैं जहां मेरी कहानी, मेरे कहने की शैली वो लोगों तक पहुंच पाएगी, उसमें बहुत मुश्किल आती थी। एक तो उसका कोई फाइनेंशियल कोई प्लानिंग नहीं थी उसकी, क्योंकि आप उसको अल्टीमेटली उसका मोनेटाइज आप कैसे करेंगे। अब वो सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं, आपके पास कोई क्रिएटिव विचार है, आपके पास कोई कहानी है, तो कहने के 1000 तरीके हैं और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करने की बहुत सारी तरीके हैं। सबसे अच्छा मुझे लग रहा है जो काम इस बार हो रहा है कि जितने भी तरह के क्रिएटिव लोग हिंदुस्तान में अलग अलग फॉर्म के, चाहे वो आर्ट कल्चर के हों, पेंटिंग के हों या अलग तरह के लोग हों, उनको एक ऐसा इंटीग्रेशन मिल रहा है जहां पर वो टेक्नोलॉजी के जरिए अपने किसी भी तरह के आर्ट फॉर्म को एक नीश ऑडियंस तक या एक उसके कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं, और जिसके रिटर्न में भी उनको कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल गेन हो सकता है। तो वो सिर्फ शौकिया चीज नहीं है, क्योंकि शौकिया चीज एक वक्त के बाद खत्म हो जाती है। आप उसको अल्टीमेटली अपने जीवनोपार्जन के लिए कोई ना कोई चीज रास्ता ढूंढने लगते हैं, और जो आपका शौक होता है वो मरने लगता है क्योंकि उससे कोई रिटर्न नहीं मिलता। लेकिन जब आपका शौक आपका प्रोफेशन में तब्दील हो जाता है और आपको उससे एक फाइनेंशियल गेन शुरू हो जाता है, तो आपका हौसला बढ़ता है और अपने उस हुनर को और ज्यादा आप शार्प करते हैं, उसको और ज्यादा आप बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और वो नेशनली इंटरनेशनली स्टैब्लिश होता है। तो ये जो इंटीग्रेशन हुआ, अब इसमें सुंदर पिचाई भी आ रहे हैं, इसमें सत्या नडेला भी आ रहे हैं, जो वर्ड की, जो टेक्निक के दुनिया के सबसे बड़े नाम है। इसमें वर्ल्ड के सारे बड़े फिल्म मेकर को भी बुलाया जा रहा है, इसमें इंडिया के टॉप फिल्म मेकर बुलाए जा रहे हैं, इसमें गेमिंग इंडस्ट्री के जितने भी आइकॉन्स हैं वो आ रहे हैं, इसमें 1100 से ज्यादा इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो अपने आप में ग्लोबल आइकॉन्स हैं अलग अलग फील्ड के। तो जब इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है जिसमें सारे जितने भी पॉसिबल एंड्स हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट के हों, चाहे वो गेमिंग के हों, चाहे वो आर्ट के हों, चाहे वो कल्चर के हों, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट के हों, इन सबको जब एक जगह इंटीग्रेट किया जाएगा तो जो निकल कर आएगा वो 100% अमृत होगा। प्लस बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं जो क्रिएटिव स्टार्टअप्स हैं जो एक सपोर्ट सिस्टम ना होने की वजह से बहुत समय के बाद मर जाते हैं। हर एक क्षेत्र को हम देख रहे हैं कि उसका समागम, जैसा आपने कहा कि महाकुंभ जो है उसका नजर आता है। जया, अगर खास तौर से देखा जाए तो एक इकोसिस्टम जो है वो हम मान सकते हैं कि इसके जरिए तैयार किया जा रहा है। फिर चाहे ना सिर्फ एंटरटेनमेंट इसमें शामिल है, मीडिया की बात की जाए, आर्ट की हम बात करें, गेमिंग की बात की जाए, तो सभी के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम जो है वो हमें नजर आएगा।
बिल्कुल मुकुल, क्रिएट, इनोवेट एंड कोलैबोरेट, ये इस टैगलाइन के साथ इस वेव समिट को कोशिश है कि दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की, यानी कि जो हमारी सॉफ्ट पावर है, हमारी कला संस्कृति सदियों से भारत को पूरे विश्व से जोड़ती आ रही है, लेकिन एक सॉफ्ट पावर के रूप में उसे वो पहचान देना, उसे वो रिकग्निशन देना और उसको समझते हुए इस $1 बिलियन इंडस्ट्री की क्षमताओं को बढ़ाते हुए, उसे पहचानते हुए कैसे पूरे विश्व में इसकी अलग पहचान को अंकित करना, कहीं ना कहीं ये विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि एक तरह का इकोसिस्टम कि कैसे हम भारत के इनोवेटर्स को, क्रिएटर्स को कैसे एक मंच दे सकते हैं, उसकी एक झलक वेव समिट में नजर आ रही है। तमाम जो इंडस्ट्री जायंट्स है वो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, क्योंकि मनोरंजन सिर्फ फिल्में नहीं है। आज एक मोबाइल फर्स्ट यूजर जो है उसके हाथ में मोबाइल है, वो उसी पे फिल्म देख रहा है, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, गेम्स हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज इस पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को पूर्ण कर रही हैं और इसके अलग अलग जो पहलू हैं, अलग अलग विधाएं आज निकल कर आ रही हैं, जिसमें सभी में भारतीय युवाओं का कमाल प्रदर्शन जारी है। अगर आज की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस हैं आज। किस तरह से आज फ्यूचर ऑफ एडवर्टाइजिंग की यहाँ पर बात हो रही है, उस पर WPP के CEO मार्क रीड होंगे। किस तरह से हमारा एक नेक्स्ट ग्लोबल एंटरटेनमेंट जो रेवोल्यूशन है उसकी हम शुरुआत कर सकते हैं, इसकी अगुवाई यहाँ पर करते नजर आएंगे रिलायंस इंडस्ट्री के MD मुकेश अंबानी। तो वहीं बात करें यूट्यूब, आजकल यूट्यूब हम सभी के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। कैसे हम अपनी क्रिएटर्स इकोनॉमी को और भी ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं, यूट्यूब के यहाँ पर बात कर रहे हैं यूट्यूब के CEO नील मोहन, पावरिंग द क्रिएटर इकोनॉमी इंडिया, ये भी यहाँ पर होंगे। जो भारतीय सिनेमा के लेजेंड्स हैं, कैसे वो भारतीय सिनेमा के लेजेंड्स आज एक ही मंच पर नजर आएंगे। मोहनलाल, अक्षय कुमार, करण जौहर, ब्लास्ट फ्रॉम द आउटसाइडर, शाहरुख खान यहाँ पर खास एक सेशन में हिस्सा लेते हुए दिखेंगे। क्योंकि शाहरुख खान मशहूर है कि एक आम दिल्ली का लड़का कैसे मुंबई में जब आने का सपना देखता है और उस सपने को पूरा करता है, उसकी झलक कैसे रही, कैसी उनकी जर्नी रही, उन तमाम युवाओं के लिए जो आज कहीं ना कहीं देश के दूर सुदूरवर्ती गांव में बैठे हैं लेकिन सपना देखते हैं मुंबई में आके अपने नाम कमाने का, उनको एक अपनी जर्नी बताते हुए मेंटोर के रूप में यहाँ पर नजर आएंगे एक सेशन को होल्ड करते हुए। तो यकीनन एक बहुत ही खूबसूरत लाइनअप है यहाँ पर आज इंडस्ट्री जायंट्स का, और कैसे मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जरिए भारतीय युवा कैसे रोजगार हासिल कर सकते हैं, कैसे भारत की अर्थव्यवस्था में अपना एक अपूर्णपूर्ण योगदान दे सकते हैं, उसकी भी एक झलक नजर आ रही है साफ तौर पर वेव समिट में। जी जया, यहाँ हमारे साथ प्रदीप सरदाना जी भी जुड़े हुए हैं, आप फिल्म समीक्षक हैं। प्रदीप जी, हमने वो दौर देखा है जब साइलेंट एरा से लेके आज हम उस एरा में हैं जहाँ हम फिल्म्स में AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम AVCG का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब यू नेम इट एंड वी हैव इट। तो हम फिल्मों में वो तमाम तरीके के क्रिएटिविटी हो या फिर अपॉर्चुनिटीज़ हो या चैलेंजेस हो, हम उन सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम उन सबको आगे बढ़ते हुए लेके आगे जा रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में भारत में बनती हैं, बहुत लोकप्रिय फिल्में होती हैं, उनको एक वैश्विक मंच पहुंचाना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था। आज विजन को एक्शन मिल रहा है, टेक को टैलेंट मिल रहा है और ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल देखिए, मैं फिल्म इंडस्ट्री को पिछले लगभग 50 वर्षों से देख रहा हूँ और इतने पुराने निर्माताओं से व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ, चाहे शांताराम जी हो, तारचंद बड़जातिया हो, संगीतकार अनिल विश्वास हो, कैसे आज बहुत पुराने से लोग, किशोर कुमार, हर फील्ड के लोग, लता जी, सबसे मिला हूँ। तो मैंने देखा जिस तरह तेज़ी से बदलाव अब हो रहा है वो बड़ा चमत्कारी ढंग से है, क्योंकि सिनेमा हर 10 साल बाद बदलता है, हर 10 साल बाद कंटेंट बदल जाते हैं, हर 10 साल बाद उसकी जो टेक्निक है वो बदल जाती है, वो सब बदल रही है साथ साथ। लेकिन अब क्या है कि इतना करने के बाद भी हम सबसे ज़्यादा फिल्में बनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हॉलीवुड का मुकाबला नहीं कर पाते। हॉलीवुड हमसे आगे चलता है, कमाई के मामले में भी जितनी फिल्में उनकी आगे चलती हैं, हमारी कुछ नहीं चल पाती। उनकी फिल्में हमारे आकर लगती हैं तो हमारी फिल्मों से ज़्यादा बिजनेस करती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उस तरह के फाइनेंसेस हमारे को नहीं मिल पाते, निवेशक नहीं मिल पाते, उस तरह की टेक्निक नहीं मिल पाती। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ये संवाद स्थापित करेगा मीडिया में भी और एंटरटेनमेंट में भी। जब दोनों में संवाद होंगे, उनको निवेशक बताएंगे हम आपकी फिल्म को इस तरह फाइनेंस कर सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट को ऐसे कर सकते हैं, आपके गीत को ऐसे कर सकते हैं, आपके OTT प्रोजेक्ट को ऐसे कर सकते हैं। जो नए लोग नई तरह की खोज कर रहे हैं वो सब इसमें है कि आप खाली ये नहीं है कोई किसी नई खोज की कि आप ये देखिए यहाँ बैठे बैठे आप ये कर सकते हैं, तो सही ठीक है। ये पुराने लोग जब दुनिया में नहीं रहे, बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग, बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े और ऐतिहासिक पुरुष, आप उनसे कैसे बात कर सकते हैं, उनकी आवाज़ में कैसे बात कर सकते हैं, इस तरह तक के जो प्रोजेक्ट हैं इसके अंदर आए हैं। तो ये सब चीज़ें आने से
ये ऐसा हो जाएगा कि हम जो है हमारा जो अभी हम दूसरों को कहते हैं जी हॉलीवुड बहुत बड़ा है, तो वो दिन दूर नहीं लगता मुझे जब हमारा जो इंडियन सिनेमा है वो सबसे आगे पहुंच सकता है, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि आप हॉलीवुड का मुकाबला करने की स्थिति में हैं। खाली एक बड़े निर्माता के बहुत सारी फिल्में बनाते हैं, संख्या से नहीं, हमारी क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी जो है वो भी इम्प्रूव हो, तो वो तभी होगी जब हम पूरे वैश्विक मंच पर हमारा सिनेमा पहुंचेगा, लोग हमारी प्रतिभा को देखेंगे और जानेंगे यहाँ टैलेंट है, इनको अगर ये सहायता दी जाए या इस तरह की इनको टेक्निक दी जाए या इस तरह विचार किए जाए। हालांकि कई मामले में हमारी टेक्निक बहुत आगे है, तो हमारी जो टेक्निक है वो भी और जगह पहुंच सकेंगी और जो दूसरों की वही पहुंच सकेंगी। समाज जो है उसके माध्यम से मीडिया एंटरटेनमेंट दोनों जो जगत है इनकी तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। बिल्कुल, तस्वीर जो है बदलती हुई नजर आएगी। और खासतौर से अविनाश जी अगर देखा जाए, क्योंकि जैसा आपने बताया कितना लंबा समय आपका रहा है, जो आपका अनुभव है, कई तरह के चैलेंजेस जो हैं आपने भी फेस किए होंगे, और तमाम जो चैलेंजेस अगर हम बात करते हैं हर एक क्षेत्र को लेकर, क्या उनके समाधान के तौर पर हम वेव्स को देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से अभी प्रदीप जी ने भी कहा ना कि फाइनेंस एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। आपके पास कोई बहुत बड़ा ग्लोबल विचार भी है, कोई एक ऐसी कहानी भी है जो लगता है ग्लोबल ऑडियंस के लिए सूटेबल है, बट क्या उस तरह का हमारे पास फाइनेंस सिस्टम है, क्या उस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास है जो पहले नहीं थी। अब धीरे धीरे जो वक्त आ रहा है और खासतौर से वेव के आने के बाद, चूंकि वर्ल्ड के टॉप जितने भी अलग अलग फील्ड के जो आइकॉन्स हैं, आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अविनाश जी, लग रहा है कि आपका म्यूट बटन ऑन है, कृपया उसको। नहीं, मैं एक बार दोबारा देख लेता हूं, बट मेरे ख्याल से म्यूट बटन ऑन नहीं, मेरा आवाज बिल्कुल क्लियर है। म्यूट इज नॉट। हाँ, मैं दोबारा अपनी बात रखने की कोशिश करता हूं। तो आपने जो कहा कि क्या इस तरह की आज समस्या खत्म होने जा रही है, मुझे लगता है बहुत सुधार होने की संभावना इस वेव समिट के बाद होगी। बहुत सारे ऐसे ग्लोबल विचार हैं जो पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छी कहानी के रूप में जा सकते थे, लेकिन एक समय ऐसा था कि आपको उतना बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला करता था, आपके पास ग्लोबल इन्वेस्टर नहीं हुआ करते थे, आपके उस विचार को बैक करने वाले लोग नहीं थे, इसलिए वो कहानी, वो ग्लोबल विचार आपका मर जाता था। अब मुझे लग रहा है कि वेव समिट के बाद चूंकि वर्ल्ड की सारे ही अलग अलग फील्ड के जो टॉप लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और भारतीय टैलेंट को, अपने टैलेंट को वैश्विक मंच पे दिखाने का एक बड़ा मौका मिल रहा है, इससे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लाभ आने वाले वक्त में सारे ऐसे टैलेंट को होने वाला। मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो आज से 15-20 साल पहले कोशिश करते थे तो उनके कंटेंट को दुनिया देखने के लिए तैयार नहीं थी, या आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं थे, ऐसे सपोर्ट सिस्टम नहीं था, ऐसे बैक करने वाले लोग नहीं थे। लेकिन अब जो आपका इंडिया का टैलेंट है, जो मैं मानता हूं अभी भी दुनिया का सबसे ज्यादा टैलेंट पूर्ण अगर है तो वो इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग कल्चर सिस्टम को लेकर बहुत सारे टैलेंट डेवलप हुए हैं और वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट टैलेंट है। लेकिन चूंकि वो सिस्टम नहीं था, वो इंटीग्रेशन नहीं था, अब जो इंटीग्रेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ आपके कंटेंट का इंटीग्रेशन हो रहा है, वो आपके कंटेंट को विश्व के आखिरी छोर पे भी पहुंचाने की क्षमता रखता है और आपका कंटेंट दुनिया का कोई भी दर्शक उसको देख सकता है और उसके बाद उसका एक आपका उसके साथ संवाद स्थापित होने की एक संभावना है, एक टू वे कम्युनिकेशन है, एक डायलॉग की सिचुएशन है। ये लगता है मुझे बहुत महत्वपूर्ण कदम अभी पिछले कुछ दिनों में हुआ है और वेव समिट इस नए कदम पे एक स्टैंपिंग का काम करेगा, जहां पर आपके कंटेंट को, आपके तराशने को लोग इकट्ठा हैं, लोग मौजूद हैं कि अगर आपके पास कोई अच्छी चीज है तो हम उसको बैक करने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए तैयार है, टेक्नोलॉजी से हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। तो जब ये तीन अलग अलग एंड मिल जाते हैं तो मुझे लगता है वो चीज कंप्लीट हो जाती है, जहां आपके पास कंटेंट है उसको प्रसारित करने के लिए रियल टेक्नोलॉजी है और उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए सही इन्वेस्टर लोग हैं। तो ये तीन चीजें अगर हो तो आपका कंटेंट पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही कमर्शियल वाइबल कंटेंट के रूप में होता है। जी जी, हमारे साथ हमारी संवाददाता जया भी हमारे साथ जुड़ी हुई है ग्राउंड से। जया, कई अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर्स भी हैं जो वेव से निकलकर सामने आएंगे, जैसे कि AVGC XR यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और तमाम तरीके के जो इफेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं फिल्मों में या फिर TV सीरीज़ में आजकल, या फिर जो बच्चों के शोज़ होते हैं, माइथोलॉजिकल शोज़ होते हैं, उसको किस तरीके से तराशने की कोशिश यहाँ की गई है। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज यहाँ पर लाया गया, जहाँ 12 से 19 साल के भी प्रतिभाओं को मंच मिला यहाँ पे। बिल्कुल सही भावना। आज जो ट्रेंड्स हैं, किस तरह से हम मीडिया इंडस्ट्री के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं, उसकी एक झलक भी आपको वेव्स में यहाँ पर नजर आएगी। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि किस तरह से जो ट्रेंड्स हैं यहाँ पर, उसकी भी एक झलक यहाँ पे नजर आ रही है। खासतौर पर एक खास ट्रेंड्स इन वायरलिटी, कैसे जो हमारा जेन जेड है, जेन जी है, कैसे वो कंटेंट को कंज्यूम करता है, उस पर एक खास सेशन यहाँ पर है। तो वहीं कैसे असेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स फॉर मीडिया एंटरटेनमेंट, क्या असेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स है, विभिन्न स्टैंडर्ड्स के साथ मीडिया इस वक्त काम कर रहा है,
है उसकी भी एक झलक आपको यहाँ पर नजर आएगी। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का आपने जिक्र किया, तो क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सिर्फ एक चैलेंज नहीं, एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक लॉन्च पैड के रूप में उभरा। वेव्स का एक बहुत ही एक्सक्लूसिव और इनोवेटिव ये एक पहलू क्रिएट इन इंडिया चैलेंज, जिसमें 32+ अनूठे चैलेंजेस थे और इसमें 90,000 से ज्यादा हमने रजिस्ट्रेशंस देखे, जिसमें करीबन 1100 के आसपास इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया और इसमें बहुत ही वेरिड सब्जेक्ट्स रहे। इन 32 चैलेंजेस में यहाँ पर कैसे AR, VR, XR यानी कि इन तमाम टेक्नोलॉजीज की हम बात करते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं, जिस वर्चुअल दुनिया की बात करते हैं, आप Amazon के थ्रू देख सकते हैं कि आप एक फर्नीचर का ये फर्नीचर आपके घर में कैसा लगेगा। आप किसी वेबसाइट पर जाकर ये चेक कर सकते हैं कि ये चश्मा आपके चेहरे पर कैसा लगेगा। एक शुरुआती हमारी जरूर एक एहसास हुआ हमें इस XR टेक्नोलॉजी का, लेकिन कैसे है इस XR टेक्नोलॉजी को हम एक अलग ही लेवल पर लेके जा सकते हैं, ये दिखाया हमारे देश के इन युवाओं ने, हमारे देश के इन बच्चों ने, और इस वक्त वो अपने तैयार प्रोडक्ट के साथ तैयार हैं। यानी कि इन्हें XR चैलेंजेस के थ्रू उन्हें एक चैलेंज दिया गया कि आप कुछ ऐसा क्रिएट कीजिए जिसके चलते आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसा क्रिएट किया। जो टॉप फाइनलिस्ट रहे हर एक चैलेंज के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जिन्हें यहाँ पर पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही साथ उनकी सीधे मुलाकात होगी यहाँ पे उन इन्वेस्टर्स से, उन निवेशकों से जो उनके इस प्रोडक्ट को देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे। यानी कि वेव्स 2025 ने ना सिर्फ इन युवाओं को एक मंच दिया कि आप आइए कुछ क्रिएट कीजिए, हम आपको समर्थन देते हैं, हम आपको वो फंड देते हैं, आप आइए क्रिएट कीजिए, कुछ कर दिखाइए, और फिर आप सीधे अपने इन्वेस्टर से, उन मेंटोर से बात कर सकते हैं। यानी कि जो आपने इतने छोटे छोटे स्टार्टअप्स क्रिएट किए हैं, उन्हें यहाँ पे इन्वेस्टर से जोड़ने के लिए खासतौर पर वेवएक्स लाइव एक तरह का मीडिया एक्सेलरेटर प्रोग्राम भी शुरुआत की गई, जिसकी शुरुआत कल होगी 2 से और 3 मई को। वेव का हिस्सा है वेवएक्स लाइव, जिसके तहत ये जो तमाम चैलेंजेस के थ्रू जो प्रोडक्ट्स निकल कर आए हैं, वो सीधे अपने मेंटोर्स के साथ निकल के इन्वेस्टर्स से बात कर पाएंगे। एक बहुत ही शानदार संगम यहाँ पर देख रहे हैं। भारत अपनी कहानियां, अपनी प्राचीनतम जो संस्कृति है, कैसे उसे नए तकनीक के जरिए, इस न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए आज भी दुनिया को दे सकता है, उसकी एक झलक यहाँ पर नजर आएगी। बहुत ही खूबसूरती से इस पूरे वेव समिट को डिजाइन किया गया है, जहां पर यहाँ पर नई टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, तो कैसे हम अपने इतिहास से सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आगे फ्यूचर की, भविष्य की बात कर रहे हैं, उसका मंत्र भी आपको इस वेव समिट में नजर आएगा। बिल्कुल, मंत्र भी है, मंथन भी है, और खासतौर से प्रदीप जी अगर देखा जाए कहीं ना कहीं युवाओं पर बड़ा फोकस रहता है। और यहाँ जब हम बात कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि सिनेमा जो है बदलता रहता है, लेकिन इस सिनेमा में एक जो बड़ा बदलाव है वो युवा ला सकते हैं। और जैसे कि जिस तकनीक की अभी हम बात कर रहे थे, फिर चाहे AI की बात की जाए, स्पेशल इफेक्ट्स की बात की जाए, किस तरीके से आपको लगता है कि कितना बड़ा बदलाव जो है वो वैश्विक स्तर पर नजर आएगा? क्योंकि पहले हम देखते थे कि हमारे जो खासतौर से टारगेट ऑडियंस जिसे हम कहते हैं कि हमारे देश में जो लोग पसंद कर रहे हैं इसको, लेकिन अब अगर जब हम देखते हैं तो पूरा शायद विश्व है। बिल्कुल, युवाओं का हमेशा सिनेमा में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप देखिए राज कपूर, देखिए वो 24 साल की उम्र में इतने बड़े फिल्मकार बन गए थे शुरू से ही। सूरज बड़ियातिया को लें, करण जौहर को लें, इस तरह ऐसे कितने ही राज कपूर, करण जौहर और सब इतने लोग पूरे देश में फैले हुए हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ पाते क्योंकि वो कोई किसी कारण से आया, उनके पिता की सपोर्ट मिल गई, हालांकि अपने पल पर ही राज कपूर आगे बढ़े। लेकिन इस तरह करण जौहर है, उनको भी अपने पिता का सपोर्ट मिला, सूरज बड़ियातिया को भी राज बड़ियातिया का सपोर्ट मिला। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता। हमारे यहाँ कंटेंट की कोई कमी नहीं है। हम जिस तरह भी रामायण की बात कर रहे थे, देखिए रामायण 1987 में दूरदर्शन में टेलीकास्ट हुआ, अब आप उसको आज भी देखते तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन टेक्निक के मामले में देखें तो आप देखिए तीर निकलता था, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, सामने दूसरा तीर चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। वो टेक्निक थी, क्योंकि और इस तरह की टेक्निक नहीं थी जो हॉलीवुड तब ले चुका था या हमारे अब आ चुकी है। तो ये सब जो टैलेंट, जो टेक्निक आई है, वो अगर उस कंटेंट को मिल जाए, उस कॉन्सेप्ट को मिल जाए, तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और युवाओं में इतना टैलेंट है। आज आप देखिए किसी भी, जो अपने घर में भी देखता हूँ, बाहर भी देखता हूँ, इतने युवाओं से मिलता हूँ, पढ़ाने जाता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर जर्नलिज्म में या और इस तरह की क्लासेज में, युवाओं में इतना जोश है, इतना उत्साह है, इतनी कल्पना है, इतने आइडियाज है उनके पास कि लगता है कहीं कुछ कमी नहीं है। ये सब एक साथ अगर बाहर आ गया तो एकदम क्या निकलेगा,
कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा, पूरा भारत कैसे पहुँच जाएगा, कि युवाओं के पास निश्चय ही बहुत बड़ा टैलेंट है और उनको सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है। थोड़ा सपोर्ट पाकर भी IIT में भी देखते हैं आप, देखिए कोई प्रोजेक्ट होता है उनको क्यों हिम्मत मिल पाती है, क्योंकि उनको संस्थान का सहयोग मिलता है। लेकिन जो जगह जगह प्रतिभा फैली हुई है, जो इस तरह के संस्थान में, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में नहीं पहुंच पाए, IIT में नहीं पहुंच पाए, और जगह नहीं पहुंच पाए, वो अब बिना वहाँ संस्थान में जाए हुए अपनी जो प्रतिभा है उसको पूरे जग के सामने, पूरे विश्व के सामने ला सकेंगे। ये इसका जो प्लेटफॉर्म है, ये सबसे बड़ी बात है। और पूरी देखिए फिल्म इंडस्ट्री का सहयोग मिल रहा है इसको, जो है साउथ से भी हमारे बड़े बड़े दिग्गज हैं इस समारोह में पहुंच रहे हैं। हमारे जो एडवाइजर हैं जो इस कमेटी के अंदर, वेब्स के अंदर, वो बहुत बड़े बड़े हैं। आप देखिए सुंदर पिचई हैं, वो यहाँ आ रहे हैं, सत्य नडेला वो आ रहे हैं, आनंद महेंद्रा है वो आ रहे हैं, टी सीरीज के भूषण कुमार, सब लोग सहयोग देने को तैयार बैठे हुए हैं। क्योंकि कभी सब लोग सोच रहे थे काश कभी ऐसे हो कि हमारे यहाँ सभी लोग एक मंच पे इकट्ठे हों। बिल्कुल, इससे पहले कहीं कुछ नहीं हुआ। ऐसा हो ये सोचा था कभी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के इस विजन से ये साकार होता हुआ नजर आ रहा है। संकल्प से सिद्धि तक का जो सफर है वो आज वेव्स 2025 की जो अनूठी पहल है उससे शुरू हो रहा है। अविनाश त्रिपाठी जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश जी, यहाँ मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप एक शॉर्ट फिल्म बनाते हुए लगातार 20 सालों से आ रहे हैं, 2 दशकों से ज्यादा का सफर आपका फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ है। आज जब दूसरे बड़े देशों के प्रतिनिधि भी एंटरटेनमेंट और मीडिया की इंडस्ट्री से इस मंच पर आएंगे, तो भारत की एक्सपेक्टेशंस या अपेक्षाएं वहां से क्या होंगी? क्योंकि कहा जा रहा है कंटेंट विल मीट कॉमर्स। जब ये कंटेंट निवेश के साथ जुड़ेगा तो भारत इस तरीके से क्या एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं, किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ने की चाह भारत इस समय लगाकर रखा हुआ है? देखिए, जैसे ही आपका जो कंटेंट है वो कॉमर्स के साथ मिल जाता है, आपका जो कंटेंट है वो उसके कंज्यूमर तक पहुंच जाता है, और वो कंज्यूमर आज ग्लोबल है। आज कंज्यूमर सिर्फ आपका भारत का व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सिनेमा एक ऐसा मीडियम है जिसकी अपने आप में कोई लैंग्वेज नहीं होती, विजुअल्स की अपने आप में एक लैंग्वेज होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैंने एक 90 सेकंड की फिल्म बनाई जिसमें कोई डायलॉग नहीं था। उस फिल्म को बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिले, इवन एक छोटा सा भी उसमें हाँ का भी डायलॉग उसमें नहीं था। तो आपका कंटेंट अगर दुनिया तक पहुंचना शुरू होता है, वैसे ही आपका एक कैरियर एक नए लेवल पे शुरू हो जाता है। और आपको जब वो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है तो आप अपने कंटेंट को कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं। उसकी एक कॉमर्शियल एंटिटी होती है, उसकी कॉमर्शियल वाइबिलिटी होती है, और आप धीरे धीरे उस रेस में धीरे लगातार आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये जो एक नया नवाचार शुरू हुआ है, टेक्नोलॉजी ने जिस तरीके से आपके कंटेंट को एक ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाना शुरू किया है, वो बहुत। और हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, और हर दूसरे व्यक्ति में कहीं ना कहीं किसी तरह का एक टैलेंट है, जिस टैलेंट को अभी तक वो पब्लिक के सामने ला नहीं पाता था, क्योंकि उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। अब जो नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, और नए प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने के लिए जो वर्ल्ड के टॉप बिजनेस टाइकून्स हैं वो साथ में खड़े हुए हैं, तो उसका हौसला भी बढ़ रहा है और अपने टैलेंट को वो सामने दिखाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। और आपके पास जो फोन का इंस्ट्रूमेंट है उसका आप इतना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत लोग इसका बेहतरीन इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सिर्फ फोन से बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, आईफोन से बहुत सारी फीचर फिल्में बन रही हैं, और अब तो इंडिया में भी वो कमाल शुरू हो गया है कि लेटेस्ट जो आपकी फिल्म जो कंप्लीटली एआई से बनी फिल्म है, जो सिर्फ 10 लाख की लागत में एक ऐसी फिल्म बनी है जो कंप्लीटली एआई से फिल्म बनी है, जिसमें एडिटिंग से लेकर वीएफएक्स से लेकर म्यूजिक से लेकर डायलॉग से लेकर सारी चीजें एआई के डिफरेंट टूल की मदद से बनाई गई है। ये सब सारी चीजें जब आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी, आपकी फिल्म का बजट बहुत कम हो जाएगा, और कोई भी नया एक फिल्म मेकर वो ये सोच सकता है कि मैं अपने भाव को एआई के जरिए भी पेश कर सकता हूं, और एक प्रॉपर फीचर फिल्म कम बजट की बना सकता हूं, जो पहले बड़े पैसे के अभाव में आदमी अपनी चीजों को जाहिर नहीं कर पाता था। तो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आ रही है, उसको आप अपने विचार में कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसका यूज कैसे कर रहे हैं, और उसको एंड प्रोडक्ट तक कैसे आप लेके जा रहे हैं, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि बहुत क्रांतिकारी हुई हैं, और उसका बिल्कुल सही समय है। इस वेव समिट का मुझे लगता है ये बिल्कुल सही समय है, जहां आप अपनी क्रिएटिव सॉफ्ट पावर को पूरी दुनिया के सामने ले जा सकते हैं, और एक कॉमर्शियल उसकी वाइबिलिटी के साथ ले जा सकते हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत बेहतर कदम उठाया गया है। जया, यहाँ पर एक और अनूठी पहल वेव्स के द्वारा की जा रही है, वो है वेव एक्सेलरेटर, यानी कि वेव को एक किक देना, और वो किक मिलती है स्टार्टअप से। जब स्टार्टअप्स और ग्लोबल प्रतिनिधि एक साथ एक मंच पर आएंगे तो एक नया संगम, एक नया अध्याय और जुड़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल भावना, जैसे आपने कहा कंटेंट मीट्स कॉमर्स, यानी कि आपके पास कंटेंट है, आपने एक फिल्म बनाई, लेकिन कैसे आप उस फिल्म को
लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो है, एक कलाकार है, उसको हमेशा इंतज़ार रहता है दर्शकों का, तालियों का, कदरदानों का। तो ये वेवएक्स एक्सलेटर लाइव, ये कह सकते हैं एक 2 और 3 तारीख को, यानी कि 1 से 4 मई तक वेव समिट हो रहा है मुंबई के इस वर्ल्ड जियो सेंटर में। 2 और 3 तारीख एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए रखे गए हैं, यानी कि किस तरह से भारत की जो स्टार्टअप इकोनॉमी है उसे हम यहाँ पर एक्सलेट दे सकते हैं, एक वो पुश दे सकते हैं, उसकी एक कोशिश यहाँ पे की जाएगी इस वेवएक्स एक्सलेटर लाइव के जरिए, जहाँ पर इंडस्ट्री के जो तमाम दिग्गज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा कि आज मुकेश अंबानी भी एक यहाँ पर सेशन का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे, यूट्यूब सीईओ यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह से हमारे भारत ही नहीं बल्कि दूर दूर से यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स आज भारत के युवाओं के साथ काम करना चाहते हैं, इनके प्रोजेक्ट्स में इनके प्रोडक्ट्स को समझना, देखना चाहते हैं, इनके स्टार्टअप्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, उन्हें यहाँ पर वेवएक्स एक्सलेटर के थ्रू, वेवएक्स लाइव के थ्रू एक मंच मिल रहा है, एक मौका मिल रहा है कि सीधे यहाँ पर जो युवा हैं, जो अभी उसमें से कुछ ऐसे हैं जो अभी कॉलेज उन्होंने अपना खत्म किया है, लेकिन उन्हें वेव्स के तहत एक मंच मिला जहां पर उन्होंने अपने एक स्टार्टअप की नींव रखी और शुरुआत की, अपने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, एक ऐसा उत्पाद बनाने की जो उन्हें लगता है कि वो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अहम कड़ी साबित हो सकता है। किसी ने एक बहुत ही शानदार गेम बनाया है, जैसे XR हैकाथॉन का आयोजन हुआ जिसमें अलग अलग गेम्स टेक्निक्स हमने देखी। वहीं पर एक प्रोजेक्ट था जिसके तहत उन्होंने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए अपना एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, और वेवएक्स लाइव उन्हें सीधे एक मौका देगा इन्वेस्टर्स के साथ अपने प्रोडक्ट को पिच करने का, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कॉलेज से निकले हुए बच्चे सीधे यहाँ पर इन्वेस्टर्स के साथ पिच कर रहे हैं, यानी कि अब आपको दूर दूर जाकर किसी की कंपनी में दरवाजा खड़खड़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वेव्स के थ्रू उन्हें सीधे एक ऐसा मंच मिला, एक ऐसा फोरम मिला है कि जहाँ पर वो कंपनियां, दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन बच्चों को सुनने के लिए तैयार हैं, इनके प्रोडक्ट को देखने के लिए, समझने के लिए, उन्हें आजमाने के लिए, उन्हें मौका देने के लिए तैयार है। यही बहुत ही एक हाई पॉइंट है वेवएक्स का, जिसमें वेव्स के माध्यम के तहत उन्हें अपने प्रोडक्ट को सीधे इन्वेस्टर्स को पिच करने का मौका मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर टेक है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेटर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, और साथ ही बहुत ही शानदार यहाँ पे कॉन्सर्ट्स भी होने जा रहे हैं। यानी कि जब भारत की सॉफ्ट पावर को दिखाने की बात हो रही है तो यहाँ पे सिर्फ युवा ही नहीं है, भारत की क्रिएटिविटी, भारत की आप कह सकते हैं भारत की जो परंपराएं हैं समृद्ध सांस्कृतिक, उनके साथ आप आज के इस नवाचार को जोड़कर कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं वो भी झलक देखने को मिलेगी। अलग अलग एक्सपीरियंसेस, जैसे मैंने जिक्र किया, यहाँ पर भारत पेविलियन है, वेवएक्स लाइव है, क्रिएट इंडिया चैलेंजेस हैं, जिसके तहत भारत की रचनात्मक जो नवाचार है उसको यहाँ पर समझने का एक मौका मिल रहा है। दुनिया भर से अलग अलग लोग आ रहे हैं, यूके का एक खास डेलीगेशन जिनसे हमारी आज मुलाकात हुई, यानी कि सिर्फ इंडिया के इनोवेटर्स और इन्वेस्टर्स ही नहीं है यहाँ पर, जरूर वेवएक्स ने और वेव्स ने इस वक्त दुनिया का ध्यान खींचा है, और यही वजह है कि अलग अलग देशों से भी यहाँ पर हम इन्वेस्टर्स को आते हुए देख रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, 4 दिन है जिसमें यहाँ पर इंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, और कैसे वेव्स के तहत, कैसे एक संस्कृति के तहत हम युवाओं के जरिए पूरे विश्व के साथ भारत को जोड़ते हुए नजर आएंगे, उसकी एक झलक हमें देखने को मिलेगी यहाँ पर वेव में। कॉन्सर्ट्स बहुत ही शानदार प्लान किए गए हैं, यानी कि आप हमारे दिग्गज जो सितारे हैं, मैंने बात की अक्षय कुमार, शाहरुख खान इस वक्त यहाँ पर मौजूद है जियो वर्ल्ड सेंटर में, तो वहीं कुछ देर में यहाँ पे कॉन्सर्ट्स की शुरुआत भी होगी जिसमें हम देखेंगे श्रेया घोषाल, शंकर महादेवन, बॉस्को सीजर जैसे कलाकार, हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कलाकार यहाँ पर एंटरटेन करेंगे ही दर्शकों को, साथ ही साथ जो भारत का जो संगीत है, जो जिस पर पूरा विश्व झूमता है, उसकी भी झलक हमें देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, अलग अलग रंग जो है या वेव्स में हमें यहाँ नजर आएंगी। लेकिन खासतौर से प्रदीप जी, अगर पूरी इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, मीडिया और एंटरटेनमेंट को जब देखते हैं, कितनी बड़ी ये इंडस्ट्री है और किस तरह की संभावना है, अगर हम खासतौर से जब बिजनेस की बात कर रहे हैं, किस तरीके का लाभ भारत को मिलेगा? ये भारत को बहुत कई तरह से लाभ मिलेगा। जिस तरह मैंने बताया आपको कि मीडिया और एंटरटेनमेंट में तो ये वर्ल्ड पावर बनेगा ही बनेगा, महाशक्ति बनेगा। इसके अलावा जो हमारा जो विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का जो योजना है, जिसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, उसमें भी ये बहुत बड़ा योगदान करेगा। कि आप देखिए, जब इतना बड़ा इन्वेस्ट आएगा, इतने बड़े प्रोजेक्ट बनेंगे, इतने लोग यहाँ आएंगे, इतने लोग जुड़ेंगे, तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो इससे ये बहुत बड़ा भारत को हर तरह से फायदा होने वाला है।
और खाली जिस तरह अभी जया बता रही थी कंसर्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं, इसमें आप देखिए खाली सिनेमा ही नहीं है, किरवानी और या रहमान, श्रेया घोषाल, ये सब लोग तो कर ही रहे हैं इस तरह के बहुत बड़े बड़े। साथ में जो विश्वमोहन भट्ट है उनका भी कार्यक्रम है, आप देखिए, मतलब माल्य अवस्थी है उनका भी है, रोनी मजूमदार है उनका भी है। मतलब क्लासिकल फील्ड के अंदर भी, संगीत के अंदर भी, डांस में भी सभी तरह की परफॉर्मेंस यहाँ होगी। और जब ये हमारी प्रतिभा बाहर के लोग देखेंगे या इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और जगह पहुँचेगी, तो ये जो एक्सचेंज है ये भी होगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होगा। तो इससे क्या है कि हमारी जो प्रतिभा है वो इस माध्यम से भी मंच भी उनको मिलेगा। कोई खाली प्रोजेक्ट बना रहा है, खाली वो नहीं, आप जो देखिए परफॉर्म कर रहे हैं उनकी प्रतिभा को जब देखेंगे, उनको पसंद करेंगे, तो वो भी आगे विदेशों में अलग अलग जगह जाके अपनी परफॉर्मेंस करेंगे। तो ये भी एक अलग तरह की चीज़ है। आप ये देखिए हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो 1950 में शुरू हुए, उसके बाद हमारे इंटरनेशनल जो ट्रेड फेयर लगता है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, वो 1972 में शुरू हुआ। और ये जो प्लेटफॉर्म है इसके अंदर तो बहुत कुछ है, ये सब तो है ही है, आप सब चीज़ है। मतलब आप कान की बात करते हैं तो वहाँ ठीक है, फिल्म फेस्टिवल होते हैं और बहुत सारे कंट्री में भी होते हैं। वहाँ पेरिस के अंदर जो है आर्ट कल्चर को लेकर भी अलग अलग बहुत से प्रोग्राम होते हैं। या जिस तरह हम डावोस की बात कर रहे थे स्विट्जरलैंड में, वो भी इतना बड़ा है, हमारे प्रधानमंत्री भी वहाँ जा चुके हैं, अभी जनवरी में अश्विनी वैष्णव जी भी गए थे, वो भी अर्थ जगत का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो इसके अंदर तो सब कुछ को मिला दें, उसके बाद भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप 4 दिन के अंदर इसको पूरी तरह ना देख सकते हैं ना समझ सकते हैं। बट इसकी जो गहराई है उसको जानने में, परखने में बहुत लंबा समय लगेगा। हालांकि देखिए बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं, देख रहे हैं, सब जुड़ रहे हैं, सब लोग पूरी तरह अपना सहयोग दे रहे हैं। पीएम से भी जो है मीटिंग हो चुकी है इसको लेकर, किस तरह की आज भी उनकी मीटिंग होने वाली है, जितने भी मुकेश अंबानी इस तरह बड़े बड़े लोग हैं, कि किस तरह इसको और दायरा इसका बढ़ाया जाए, किस तरह इसका लाभ हो और किस तरह जो पूरी तरह सार्थक हो, खाली कागजों में ना रह जाए या खाली ये 4 दिन का एक समारोह बनकर ना रह जाए। एक ऐसा सम्मेलन नहीं 4 दिन हुआ उसके बाद फिर भूल गए, अरे हो गया था ठीक है, फिर जब अगली होली आएगी, अगली दिवाली आएगी तब बात करेंगे। लेकिन नहीं, ये इस तरह सिलसिला है कि आगे भी लगातार चलता रहेगा और भारत जो है निश्चय ही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे विश्व में अपनी जय जयकार करेगा। बिल्कुल, ये कारवां जो आज शुरू होने जा रहा है वो कारवां आगे भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि आज से भारत शुरुआत कर रहा है वेव्स 2025 की, जहां लग रहा है 1 से 4 मई तक क्रिएटिविटी का महाकुंभ। हमारे साथ जया भी जुड़ी हुई है। जया, जिस तरीके से अभी प्रदीप जी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, किस तरीके से वेव्स 2025 कंटेंट के साथ साथ हमारी क्रिएटिविटी की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने वाला है, जहाँ निवेशक आ रहे हैं और किस तरीके से वो हमारी जो भारत की संभावनाएं हैं उसको तलाशने की कोशिश करेंगे, उसमें अपनी किस तरीके की दोनों की तरफ से विन विन सिचुएशन हो सकती है उसको तलाशने की कोशिश करेंगे। ऐसे में 2029 तक हम जिस तरीके से टारगेट लगाकर चल रहे हैं कि हम रचनात्मक अर्थव्यवस्था को करीब करीब $30 बिलियन की इंडस्ट्री बनाना चाह रहे हैं, ऐसे में भारत को मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें आगे बढ़ने की जरूरत यहाँ वेव्स 2025 से भी बढ़ती हुई नजर आती हुई दिख रही है? भावना, यहाँ पर प्रधानमंत्री का विजन है कि अगर भारत में युवाओं की जो शक्ति है, जो हमारी यूथ पावर है, हमेशा से ही प्रधानमंत्री का युवाओं पर खास फोकस रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये विजन है कि अगर दुनिया में कहीं भी कोई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, कहीं भी अगर कोई फिल्म की बात हो रही है, तो उसमें भारतीय क्रिएटर्स होने चाहिए। आज आपने जुरासिक पार्क एक माइलस्टोन मूवी थी जिसमें जिस तरह का एनिमेशन क्रिएट किया गया, जिस तरह के ग्राफिक्स क्रिएट कर गए। ट्रांसफॉर्मर्स, आज अगर हम हॉलीवुड की इन फिल्मों की बात करते हैं तो शायद आपको पता नहीं होगा या हम कम लोग जानते हैं कि इस एनिमेशन और इस ग्राफिक्स के पीछे कहीं ना कहीं एक भारतीय नाम छुपा है। केरला के एक बहुत ही फेमस एनिमेटर है, ग्राफिक्स क्रिएटर है, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी किया था। वो इन ऐसी फिल्मों को आज जा रहे हैं और लॉस एंजलिस में बैठकर वहां के स्टूडियोज में उसे क्रिएट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का विजन है कि लॉस एंजलिस क्यों, भारत क्यों नहीं। भारत में आज फिल्म सिटी, भारत में आज टेक्नोलॉजी हब के रूप में कई सिटीज को डेवलप किया जा रहा है। मुंबई मायानगरी की फिल्म सिटी को हम जानते हैं, नोएडा फिल्म सिटी को हम जानते हैं, लेकिन बैंगलोर भी एक तरह का हब बन रहा है जहां पर एडवर्टाइजिंग और एनिमेटर्स की एक अलग ही खेप तैयार हो रही है। रामोजी फिल्म सिटी, नोएडा फिल्म सिटी, मुंबई फिल्म सिटी के साथ साथ क्यों ना हम इस फिल्म सिटीज का जो दायरा है उसका विस्तार करें। क्यों हम हमारे जो युवा है उन्हें वो टेक्नोलॉजी मुहैया हो जो
जो आज उन्हें हॉलीवुड बात करता है। आज भारतीय फिल्में अपनी कहानी के दम पर हॉलीवुड को टक्कर दे रही हैं। दुनिया का ऐसा कोई फिल्म फेस्टिवल नहीं जहां भारतीय फिल्में धूम नहीं मचा रही हैं, जहां भारतीय कलाकार अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज नहीं करा रहे हैं। बान फिल्म फेस्टिवल, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल, रॉटरडम फिल्म फेस्टिवल, मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल, हर जगह भारतीय फिल्में और भारतीय कलाकार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। कुछ ऐसा ही सिनेरियो हमारी एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री में क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? क्यों दुनिया के बेहतरीन क्रिएटर्स और ग्राफिक डिजाइनर्स और एनिमेटर्स आके हमारे भारत के बच्चों को, युवाओं को मेंटोर करें, और क्यों वो अपने तैयार प्रोडक्ट के साथ इंटरनेशनल मार्केट में compete करें? ये विजन के साथ प्रधानमंत्री ने वेव समिट 2025 का आह्वान किया था और कहीं ना कहीं वो साकार होता नजर आ रहा है। सरकार की ओर से इतनी बड़े पहल, सरकार की ओर से इन युवाओं को इतना बड़ा समर्थन शायद ये पहली बार हुआ है। भारत ही कह सकते हैं दुनिया में इस तरह का पहला ऐसा समिट जो पूरा एक्सक्लूसिवली एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री को केटर करता है और फोकस करता है। इसका आयोजन यहाँ पर इस वक्त मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हो रहा है, जहाँ पर दुनिया भर से क्रिएटर्स पहुंच रहे हैं। मैं कुछ गेम बनाना चाहता हूँ, मैं कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ। अगर आप ये बात 10 साल 15 साल पहले कहते तो शायद आपको आपके पिता कहते कि भाई नौकरी क्या करोगे, काम क्या करोगे। लेकिन आज वही एनिमेटर करोड़ों में अपने प्रोडक्ट को, अपने गेम को इंटरनेशनल इन्वेस्टर को बेच रहा है। यही है वो प्लेटफॉर्म जो यहाँ पर भारत सरकार की ओर से उसे उपलब्ध कराया गया है और जिसकी झलक हमें यहाँ दिखेगी वेव्स 2025 के मंच में, जहाँ पर सरकार के निमंत्रण पर इस वक्त दुनिया भर से लोग पहुंचे हैं कि आप आइए, मिलिए, बैठिए, देखिए भारत के युवा क्या बना रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं और कैसे आपको लगेगा कि जो उनका स्टैंडर्ड है वो आज वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड से मैच खाता हुआ है। जो इन बच्चों ने गेम्स बनाए हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत ही मुझे भी इस वक्त याद आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत सी चीज है, इन्होंने गेम बनाया कि कैसे हम वर्चुअल रियलिटी के जरिए हम कहीं भी जा सकते हैं। तो उसमें उन्होंने वीर सावरकर की कहानी को कहने का डिसीजन लिया और इन बच्चों ने अपनी वर्चुअल रियलिटी के जरिए, अपने गेम के जरिए, अपने इमर्सिव एक्सपीरियंस के जरिए आपको वो मौका दे रहे हैं कि आप जाइए, अपने घर में बैठे बैठे आप अंडमान के सेलुलर जेल की आप सैर कर आएं और वहां पर आप समझ सकते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं। इतना कमाल का उन्होंने वो गेम बनाया है, इमर्सिव एक्सपीरियंस, कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि कैसे वीर सावरकर ने, जो उनकी वीर गाथा थी, खुद वीर सावरकर आपको अपनी गाथा सुना रहे हैं, किस तरह से अट्रॉसिटीज हुई, जो जुल्म ढाए गए भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को, उनको आप वहां देख सकते हैं। साथ ही साथ आप जो भारत के जो उत्पाद हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है, जो हमारी असली शुद्ध देसी फ्लेवर है, उसको भी, स्वाद को भी इन जरिए दुनिया तक पहुंचाने का एक किया गया है। यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट उसने तैयार किया जिसमें आप अलग अलग जो केटरिंग कर सकते हैं, अलग अलग आर्टिस्टों को एक मंच पर ला रहा है और उसी अपने प्रोडक्ट को वो आज इन्वेस्टर के थ्रू पिच कर रहा है। यानी कि एक होलसम एंटरटेनमेंट की जो हम बात करते हैं, सिर्फ फिल्म्स नहीं, यहाँ पर गेमिंग, एनिमेशन, वीएफएक्स, क्योंकि आजकल जो जेन जी जनरेशन है उसको सब कुछ चाहिए, फटाफट चाहिए और बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चाहिए। तो वो यहाँ पर मिल रहा है इस वेव के मंच के जरिए। जया, तो जो वेव है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि और भी उससे जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं वहाँ भी हमें देखने को मिलेगी। और खासतौर से अविनाश जी, अगर देखा जाए, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि कोई भी फिल्म की अगर बात की जाए, उसकी कहानी हो या अदाकारी की बात की जाए, कहीं ना कहीं जो भारतीय कलाकार हैं वो अपना परचम लहराते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक जो कमी नज़र आती थी वो थी किस तरीके से जो टेक्निक है उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्या वेव समिट के जरिए हम मान सकते हैं कि अब बेहतर टेक्निक जो है, या हम कह सकते हैं बेहतर भी नहीं, जो सबसे अच्छी टेक्निक है, जो बेस्ट होगी, वो अब भारत के पास होगी? बिल्कुल। एक तो बड़ा मिसकंसेप्शन बहुत सालों से रहा है कि भारतीय जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं वो वर्ल्ड क्लास नहीं है या उस तरह का काम हमारे यहाँ नहीं होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इवन लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो ऑस्कर विनिंग फिल्म रही है जिसमें वीएफएक्स का बहुत ज्यादा काम हुआ है, वो वीएफएक्स का काम करने वाला जो व्यक्ति था वो इंडियन था। तो बहुत सारे इंडियन ऐसे आर्टिस्ट हैं जो वीएफएक्स सुपरवाइजर के रूप में टॉप हॉलीवुड की फिल्म में काम कर रहे हैं और उनका जितना भी वीएफएक्स काम होता है वो किसी इंडियन आर्टिस्ट के जरिए होता है। तो आज अगर हम चाहे वो एआर की बात करें, चाहे हम वीएफएक्स की बात करें, या जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके पीछे जो ह्यूमन ब्रेन काम कर रहा है वो ज्यादातर ह्यूमन ब्रेन काम कर रहा है। हाँ, जहां तक उसके हम अगर हार्डवेयर की बात करें तो कुछ बहुत सारी ऐसी लेटेस्ट जो हार्डवेयर हैं, जो मशीन्स हैं, उनका जो निर्माण हो रहा है वो जरूर
विदेश में हो रहा है, बट उसके पीछे का ब्रेन अक्सर जो आप पाएंगे तो वो हिंदुस्तानी ब्रेन है। हाँ, इंडिया में चूंकि उस तरह की अभी उतनी सुविधाएं और उतना पैकेज नहीं रहा, इस वजह से वो माइग्रेट करके अक्सर हॉलीवुड या विदेशों में चले जाते हैं, बट ब्रेन हमारे पास बहुत है। उस ब्रेन को अगर ये सपोर्ट सिस्टम वेव के जरिए अगर इंडिया में मिलना शुरू हो जाएगा, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम मिलना शुरू हो जाएगा, तो वो सारा काम जो हॉलीवुड में हो रहा था वो यहाँ पर हो जाएगा। और आज भी बहुत सारी हॉलीवुड और यूरोपियन सिनेमा की फिल्म का जो वीएफएक्स और जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है वो इंडियन स्टूडियोज में होता है। तो ये मिसकंसेप्शन हमारे पास है कि हम उस लेवल के नहीं है, तकनीकी रूप में भी हम बहुत आगे हैं। हाँ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हॉलीवुड की फिल्म और इंडियन सिनेमा के बीच में आती थी कि उनका ऑडियंस ग्लोबल ऑडियंस रहता है लैंग्वेज की वजह से। अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा है जो विश्व के लगभग सभी देशों में बोली और समझी जाती है। हमारी भाषा में जो फिल्में बनती हैं, चाहे वो रीजनल में या हिंदी में बनती हैं, वो उस तरीके से उसकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी वर्ड में नहीं, क्योंकि भाषा का एक बैरियर था। अब बहुत सारे ऐसे टेक्निकल एप्स आ गए हैं जिसमें आप अपने कान में वो इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे और आपको अपनी ओरिजिनल भाषा में वो सारी संवाद सुनाई देंगे जिस भाषा से आप बिलोंग करते हैं। तो ये जो विस्तार हो रहा है टेक्नोलॉजी का, वो कैसे कंटेंट को, आपके कंटेंट को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाएगा और उसकी फील को उनको वैसे ही महसूस कराएगा जैसे वो अपनी ओरिजिनल भाषा में उस पूरी फिल्म को देख रहे हैं। इससे भी मुझे लगता है कि हमारा कंटेंट जो है पूरे विदेशों में जाएगा और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी होगी। जहां तक कलाकार की बात है, वर्ल्ड क्लास के आर्टिस्ट हमारे पास हैं जो दुनिया के किसी भी किरदार में आत्मा भर देते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं। लेकिन जब तक वो सिनेमा विश्व के सारी भाषाओं में उस तरीके से नहीं जाएगा तब तक उस तरह पहचान नहीं बनती। अब हमारे कलाकारों की भी वैसे वैश्विक पहचान बन रही है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी बन रही है और तकनीकी रूप से भी हम कहीं किसी से पीछे नहीं है। अब ये समिट डेफिनेटली उनके उस क्रिएटिव पार्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेगी, जिससे कहीं बेहतर तरीके से अपने काम को वो संपादित करके दुनिया के सामने दिखा पाएंगे। जी। और एक चीज मैं और कहना चाहता, एक चीज मैं और जोड़ना चाहता था। एक तो इंटरटेनमेंट को बहुत गलत तरीके से हम देखते हैं। इंटरटेनमेंट का मतलब हम सिर्फ सिनेमा मानते हैं। इंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। गेम्स, जिसको हम पहले हमको लगता था कि गेम एक अलग विधा है, स्पोर्ट्स एक अलग विधा है, स्पोर्ट्स भी अगर आप देखें तो बाय एंड लार्ज वो इंटरटेनमेंट का हिस्सा है। आईपीएल बेसिकली स्पोर्ट्स से ज्यादा एक इंटरटेनमेंट है। आप उसका जो कंज्यूमर है वो उसको एंटरटेनमेंट की तरीके से कंज्यूम करता है। बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसको हम एंटरटेनमेंट की तरीके से कंज्यूम करते हैं। ऐसे गेमिंग उसका बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। जो लोग फोन के थ्रू गेम खेलते हैं वो आपका एंटरटेनमेंट का हिस्सा है। तो सिर्फ सिनेमा एंटरटेनमेंट नहीं है, एंटरटेनमेंट का फलक बहुत बड़ा है जिसमें सिनेमा एक बड़ा हिस्सा ऑक्युपाई करता है, बट उसके अलावा भी बहुत कुछ है और हर एरिया को अब वैसा ही इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हो गया और उसकी वैसी पहचान भी हो गई, उसका एक कॉमर्शियल मॉडल भी हो गया। जी, तो आपने बताया अविनाश कि इस तरीके से एंटरटेनमेंट का दायरा बहुत बड़ा है और हमें ये जानने की ज़रूरत पता होनी चाहिए कि हम किस टाइप का एंटरटेनमेंट तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदीप जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, यहाँ फिल्मों के साथ साथ हम बात कर रहे हैं ओटीटी की भी, एक नया क्षेत्र जहाँ तमाम असीम संभावनाएं हैं। साथ ही साथ कई लोग इसके रेगुलेशन की बात भी करते हुए आ रहे हैं। आज ओटीटी से कई बड़े प्रतिनिधि, फिर चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, अमेजन प्राइम हो, सोनी पिक्चर्स हो, इस तमाम प्रतिष्ठित संगठनों के भी प्रतिनिधि इस मंच पर मौजूद होंगे। क्या भारत यहाँ से कोई संदेश इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को देने के लिए तैयार है और ओटीटी से हम और क्या संभावनाएं एंटरटेनमेंट के जरिए या फिर समाज के प्रति एक संदेश पहुंचाने के जरिए एक मंच के रूप में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए, ओटीटी बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ इस समय एक माध्यम बन चुका है और क्योंकि वो घर घर पहुंच रहा है, मोबाइल में उपलब्ध है, सब जगह उपलब्ध है और कुछ नए कंटेंट दे रहा है, कुछ बोल्ड कंटेंट दे रहा है, तो लोगों को पसंद आ रहा है। हालांकि भारत सरकार इस तरह के बोल्ड या जो अलग तरह के कंटेंट आते हैं उन पर ऑब्जेक्शन लगाती रहती है और बहुत सारी चीज़ों को रोका भी है और टाइमिंग भी कुछ सेट्स की गई है काफ़ी चीज़ों के लिए लेकर। लेकिन ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, दूरदर्शन ने भी जैसे अपना प्रसार भारती का अपना वेव्स नाम से ही नवंबर के अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। इसमें भी कई नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं और आगे इसकी भी बहुत संभावना है और इसके बाद जो है ये प्लेटफॉर्म भी मैं समझता हूँ वेव्स जो दूरदर्शन का है ये भी आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि आप देखिए, दूरदर्शन ने सबसे पहले क्रांति की। मैंने आपको बता दूं कि मैंने ही दूरदर्शन में सबसे पहले टेलीविजन पर इंडिया में पत्रकारिता शुरू करने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ। इसलिए मैं शुरू से देख रहा हूँ, जब पहले सीरियल हम लोग आते थे, बुनियाद आते थे, या उससे पहले लड्डू सिंह टैक्सी वाला, रेलवे प्लेटफॉर्म, इस तरह के टैक्सी पहले 16 mm में बनते थे सीरियल
जो सबसे पहले लड्डू सिंह टैक्सी वाला बना, रेलवे प्लेटफॉर्म बना, वो 16 mm के प्लेटफॉर्म में बना। बाद में ही हम लोग से बुनियाद से उससे पहले दादी माँ जागी, इस तरह के दूरदर्शन ने दिखाए, बीवी नातियों वाले दिखाए, तो ये सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। फिर रामायण महाभारत और इन्होंने तो एकदम बिल्कुल सब कुछ बदल के रख दिया। आज तक ये बहुत ज़्यादा आगे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि समय के साथ हर चीज़ बदलती रहती है, सिनेमा भी बदलता रहता है। सिनेमा भी पहले सिंगल स्क्रीन सिनेमा बनता था जो बहुत अलग तरह के लोग देखते थे। अब 2 तरह के सिनेमा बनने लगे हैं, जो कुछ मल्टीप्लेक्स में चलते हैं, कुछ सिंगल स्क्रीन पे चलते हैं। लोगों कुछ ऐसे जो सब जगह या गाँवों में और छोटे कस्बों में पसंद किया जाता है, और कुछ ऐसे सिनेमा जो सिर्फ मल्टीप्लेक्स में चलते हैं। अब जैसे अभी इसकी सनी देओल की फिल्म आई जाट, वो आप देखिए सिंगल स्क्रीन पर चल रही है लेकिन मल्टीप्लेक्स पे नहीं चल रही। तो इस तरह के हमारे जो तो OTT फिल्म जो है वो एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म आया है, एक नई क्रांति है, और आगे इसकी बहुत संभावना है। इसमें बहुत कंटेंट अलग तरह के आते हैं। हालांकि इसका भी बहुत जो कैनवास है बहुत बड़ा हो गया है। पहले छोटे रूप में शुरुआत हुई, लोगों ने अपने मोबाइल से छोटी छोटी फिल्म बनाई, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए, 5-6 एपिसोड बनाए, 3-4 बनाए। लेकिन अब ये भी बहुत बड़ा हो गया है। इसके अंदर बड़े बड़े जो हमारे प्लेयर्स हैं वो इसके अंदर जुड़ गए हर तरह से, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे इसको दिखाने वाले हो, सब लोग जुड़ चुके हैं। हर बड़ा बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर OTT प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। तो जब ये यहाँ आएगा तो यहाँ से भी जाहिर है अब ये OTT कंटेंट जो हमारे हैं, जैसे मैं आपको बताया, हमारे यहाँ कंटेंट और कंसेप्ट दोनों बहुत बेहतर है। तो जब ये चीज़ें यहाँ जाएंगी, अभी भी हालांकि OTT सब जगह मौजूद है, उसके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, सब जगह देखा जा सकता है। ज़्यादातर कंट्री में हमारे इस तरह के जो OTT चीज़ें हैं वो देखी जा रही हैं। लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बैठेंगे, उन लोगों से बात करेंगे, देखेंगे, तो जो भी जिस तरह आपको अलग चीज़ें बताया, जैसे अभी जया बता रही थी, हालांकि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है वो, लेकिन मैं बता दूँ कि वो अनफॉर्चुनेटली वो जो वीर सावरकर वाला जो प्रोजेक्ट बनाया उसने, वो फाइनली जो 70-50 जो चुने गए हैं उसमें नहीं आ पाया। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था लेकिन वो रह गया, क्योंकि इतनी प्रतिभा है, एक से एक नए प्रोजेक्ट हैं कि जजेस को भी मुश्किल हो जाती है कौन सा फाइनल करें कौन सा ना करें। लेकिन वो अंडमान में वहाँ पर देखा जा सकेगा म्यूजियम में, वहाँ तो वो चलेगा। लेकिन जो आज जो 750 जो ये चुने गए हैं इसके लिए, जो 60 देशों से 32 प्रतियोगिताएं हुई थी उसमें चुने गए, उसमें वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया है। लेकिन इतना, वो मेरा कहने का मतलब ये इतनी टैलेंट है, इतनी चीज़ें हैं कि इतना अच्छा होगा, उसमें से बहुत अच्छा निकल कर आएगा, उसको चुनने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। इस तरह OTT में भी अच्छा होने जा रहा है प्रदीप जी, जहां से अमृत निकल कर आने वाला है। ये 4 दिनों का जो क्रिएटिविटी का महाकुंभ है ना, इसमें से वो अमृत रस निकल कर आने वाला है। जया, मैं यहाँ आपके पास आना चाहूंगी। ग्लोबल मीडिया डायलॉग, कल इसकी भी शुरुआत होने जा रही है। इसमें भी तमाम बड़े दिग्गज जो हैं इसमें अपनी पार्टिसिपेशन करेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है, ये सूत्रों के अनुसार, कि जो डायलॉग से निकला हुआ एक घोषणा पत्र है उस पर भी रजामंदी सभी प्रतिनिधि या सभी बड़े अधिकारी जो वहां मौजूद हैं उनकी हो सकती है। तो वेव्स का एक डिक्लेरेशन भी क्या निकल कर आ सकता है? बिल्कुल इसकी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जो ग्लोबल मीडिया डायलॉग है उसके तहत यहाँ पर भारत ही नहीं, जो वर्ल्ड के जो लीडिंग मीडिया हाउसेस हैं वो इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। सऊदी अरेबिया की कंटिजेंट है वो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। आगे भी आपको इसके बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि आज जिस तरह से हम एक प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया, ग्लोबल मीडिया की अगर हम बात करें तो सिर्फ भारत यहाँ पे उसका निर्माता नहीं है, निर्देशक नहीं है, एक उपभोक्ता के रूप में एक कंज्यूमर भी है। हम यहाँ पर सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाला देश है, तो सबसे ज्यादा देखने वाले लोग भी आपको भारतीय मिल जाएंगे। ऐसे में जिस तरह का जो कंज्यूमर बेस आज की तारीख में मीडिया और एंटरटेनमेंट को लेकर बढ़ता जा रहा है, उसके हर एक जरूरत को, हर एक नीड को केटर करने का प्रयास इस वेव समिट के तहत किया जा रहा है। OTT प्लेटफॉर्म्स का जिक्र हुआ, कैसे OTT प्लेटफॉर्म्स के जायंट्स इस वेव समिट में हिस्सा ले रहे हैं। नीचे भारत पेविलियन, जैसे ही आप वेव जियो वर्ल्ड सेंटर में घुसते हैं, नीचे पेविलियंस बनाई गई हैं, भारत पेविलियन बनाई गई है, जिसमें से एक पेविलियन भारत असली भारत से रूबरू कराता हुआ नजर आएगा। भारत की कला संस्कृति की एक बेहद खूबसूरत झलक वहां देखते हुए मिलेगी। तो वहीं एक पेविलियन में आपको प्रसार भारती का एक स्टॉल भी, पेविलियन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं मीडिया के जनक की, तो वो दूरदर्शन है, और मीडिया से जुड़े हर पहलू में यहाँ पर इस वक्त दूरदर्शन की भागीदारी देख रहे हैं। इन OTT प्लेटफॉर्म जायंट्स के साथ ताल से ताल मिलाता हुआ, कहीं ना कहीं उनको टक्कर देता हुआ प्रसार भारती, यानी कि अपना जो लोक प्रसारक है हमारे देश का, उसका अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव लॉन्च हो चुका है। और जिस तरह से अभूतपूर्व उसका शानदार प्रदर्शन है वो हम सभी देख रहे हैं। आंकड़े इस वक्त सभी
सबके सामने है। किस तरह से OTT प्लेटफॉर्म से भी यहाँ पर दिग्गज फिल्म मेकर्स जुड़ते हुए नजर आए। अमाला अक्किनेनी आप जानते हैं वर्ल्ड रिनोन्ड एक्ट्रेस हैं, और कैसे नागेश्वर राव की विरासत को वो आगे बढ़ा रही हैं, कहीं ना कहीं वो OTT प्लेटफॉर्म वेव से जुड़ी हुई हैं। तो कैसे हर विधा में जो भारत की जो अपनी OTT प्लेटफॉर्म है, भारत का जो अपना कंटेंट है, अपना जो प्रतिभा है, कैसे वो आज इन फॉरेन प्लेयर्स को टक्कर दे रहा है, उसकी झलक यहाँ पर हम देख रहे हैं। कोई भारत ने अपने मार्केट को ओपन किया है। आज हम यहाँ पर कोरियन फिल्म्स भी देखते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कोरियन फिल्म्स, चाइनीज़ फिल्में, दुनिया की हर भाषा की फिल्म आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे यूथ को वो कंटेंट चाहिए। जो बीच में एक दौर आया था जब ऐसा लग रहा था कि कोरियन फिल्में ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, या जो यूज़र है जो सिर्फ मोबाइल फ़ोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, वो सिंगल थिएटर्स पे नहीं जाना चाहता, मल्टीप्लेक्सेस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बार फिर हमारे कंटेंट क्रिएटर्स ने एक नई वेव लाई। इस वक्त हम देख रहे हैं कैसी भारतीय फिल्मों ने 100, 200, 500 करोड़ का आंकड़ा पार किया। तो ये बदलाव जो है वो लगातार आता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो क्यों ना हमारे आज जो हमारे युवा हैं वो हर क्षेत्र में वर्ल्ड प्लेयर्स के साथ कम्पीट करें। यही विजन है, यही मिशन है वेव्स का, और इसी वजह से कोशिश की जा रही है कि बस इन युवाओं को एक वो प्लेटफॉर्म दिया जाए। आज जिस ग्लोबल मीडिया हाउसेस के साथ यहाँ पर एक इंटरेक्शन हम कर रहे हैं, क्योंकि कला में वो शक्ति है कि वो एक बदलाव को जन्म दे सकती है, वो संवाद की शुरुआत कर सकती है, चर्चाओं और बातचीत की शुरुआत कर सकती है। यही तो है हमारी सॉफ्ट पावर, जिसमें हम सिनेमा के जरिए, अपने संगीत के जरिए, अपने कला के जरिए हम इस बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं, हम इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। एक हेल्दी एंटरटेनमेंट कैसे दे सकते हैं जो पूरे परिवार को केटर करे, जहां पर सिर्फ सब लोग अपने अपने मोबाइल पर बैठ के अलग अलग सीरीज नहीं देख रहे हैं, पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख रहा है, जिसका जवाब है वेव्स OTT प्लेटफॉर्म, जो कि हमारा OTT प्लेटफॉर्म है। लेकिन कैसे हम अलग अलग मंचों पे जाकर अपने युवाओं को दे सकते हैं कि आप सिर्फ यहाँ पर फिल्म देख क्यों रहे हैं, आप आइए अपनी फिल्म बनाइए। आप फॉरेन के गेमिंग ऐप्स को डाउनलोड क्यों कर रहे हैं, आप अपना ऐप बनाइए, हम आपको फंड देंगे, हम आपको इन्वेस्टर देंगे कि आपकी ऐप जो है वो विश्व प्रसिद्ध होगी। यही एक वो मंत्र है जिसके साथ हम वेव में आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरह से जो इंडस्ट्री जायंट्स है, जो मीडिया लीडर्स है, वो एक मंच पर बैठेंगे और बातचीत करते हुए नजर आएंगे, और यहाँ पर हम उस डिक्लेरेशन की उस एक सहमति बनती हुई भी नजर आएगी। जब ग्रेट माइंड्स एक साथ बैठते हैं तो बातचीत होती है, चर्चाएं होती हैं। बिल्कुल जो है एक सीधा संवाद जो है जाहिर तौर पर वो होता हुआ नजर आएगा। और खासतौर से अविनाश जी अगर देखा जाए, क्योंकि जो क्रिएटर्स हैं अब से पहले अगर देखा जाए, जैसा आपने बताया कि कई सारी चुनौतियां रहती थी, चैलेंजेस रहते थे, लेकिन अब जो नए क्रिएटर है, खासतौर से युवा हैं, उनको इस तरह का जो प्लेटफॉर्म मिलेगा तो ना सिर्फ काफ़ी आसानी उनको होगी, बल्कि इसमें जिस तरीके से सरकार की जो नीतियाँ रही हैं वो भी काफ़ी कारगर होती नजर आएंगी, क्योंकि फोकस जो है हर एक क्षेत्र पर है जिसके ज़रिए देश में विकास को गति मिल सके। को बहुत जल्दी एक क्रिएटिव पावर हाउस के रूप में या एक क्रिएटिव इकोनॉमी के रूप में डेवलप करेगी। अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें होती हैं। कई बार हम टूरिज्म पे बहुत जोर देते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि स्विट्जरलैंड जैसे दूसरी कंट्री की तरह इंडिया एक अपने आप में टूरिज्म हब बने और एक टूरिज्म की इकोनॉमी डेवलप हो। अब जो समय है वो इंडिया को एक क्रिएटिव इकोनॉमी के रूप में बनाने का जिस तरीके से फैसला लिया गया और उस पर जिस तरीके से कारगर तरीके से कदम उठाए गए हैं, वो एक बहुत स्टैंपिंग का काम कर रहा है और वेव उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट का काम करेगा। बहुत सारी चैलेंजेस रहते हैं। युवा जो इस उम्र का जो 18, 19 साल, 20 साल का होता है, उसके अंदर बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत ऊर्जा होती है, बहुत क्रिएटिविटी होती है। अनफॉर्चुनेटली आज से 10-15 साल पहले वो ऊर्जा अल्टीमेटली वो खत्म हो जाती थी और वो अपने रूटीन जीवन में लग जाता था, क्योंकि उसको जीवन चलाना है और जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था। अब उसको लग रहा है कि नहीं, उसका जो शौक है, उसका जो पैशन है, उससे कहीं ना कहीं उसका एक जीवन भी बहुत अच्छा चल सकता है और अपने आप को लगातार क्रिएटिवली वो एक्सप्रेस कर सकता है और वही उसका जो है वो प्रोफेशन हो सकता है। इसने जो बूस्ट दिया लोगों को, और हिंदुस्तान युवाओं का देश है। अब जो आपको विचारधारा मिल रही है, जिस तरह के कंटेंट वो क्रिएट कर रहे हैं, और उनके पास खुद के अपने ही देश में 140 करोड़ कंज्यूमर हैं। आपको कई बार आपको दूसरों पे डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं है। वर्ड तो आपका एक तरीके से प्लेटफॉर्म है ही है, वर्ड में लोग आपके कंज्यूमर हो सकते हैं, लेकिन आपकी खुद की कंट्री आपका एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस, कंज्यूमर मार्केट तैयार कर रही है। तो आपके पास अगर सही टैलेंट है, आपके पास कोई बात कहने की एक क्रिएटिव शैली है,
जैसे हमारे पास पहले दादी माँ की कहानियां हुआ करती थी, आपके पास ट्रेडिशन में बहुत सारी कहानियां हैं। उन कहानियों को सही तरीके से पेश करने की अगर आपके अंदर कुव्वत है, हुनर है, तो टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट कर रही है और दूसरी तरफ फाइनेंशियल उसका एक मॉडल भी तैयार हो गया है। ये सारी चीजें मिलाकर अल्टीमेटली मल्टीपल तरह के कंटेंट को दुनिया तक पेश करने की चीजें हो गई हैं। ये बहुत बड़ा मुझे लग रहा कदम है और ये हिंदुस्तान को आने वाले कुछ वर्षों में एक बड़ी क्रिएटिव इकोनॉमी के रूप में, एक क्रिएटिव सुपर पावर के रूप में एस्टेब्लिश करेगी, जहां पर एक कंट्री के रूप में आपका बहुत विकास होगा। एक इंडिपेंडेंट बिल्कुल, एक देश के रूप में हमारा बहुत विकास होने वाला है। अविनाश जी हमारे साथ, प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, जहां अविनाश जी कह रहे हैं कि एक देश के रूप में हमारा विकास होने वाला है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन है 2047 तक विकसित भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते हैं। ऐसे में वेव समिट उस दृष्टिकोण के लिहाज से अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि हम रचनात्मकता की इंडस्ट्री में एक सुदृढ़ीकरण ला रहे हैं, उत्कृष्ट प्रतिभा सामने लेकर आ रहे हैं, नवाचार लेकर आ रहे हैं, नवोन्मेष लेकर आ रहे हैं। ऐसे में जो तमाम सेक्टर्स हैं उनको साथ लाके हम विकसित भारत के दृष्टिकोण में आत्मनिर्भर भारत के सपने को और मजबूत बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप देखिए अर्थव्यवस्था की जोर बढ़ेगा, हमारे जो कंटेंट है वो दुनिया में पहुंचेगा, नई नई प्रतिभा सामने आएंगी, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आप ये देखिए ना, जो लोग नौकरी की तलाश में जा रहे हैं उनको लगे जब अपना प्रोजेक्ट बनाकर इतना नाम धाम कमा सकता हूँ, एक मेरे को पहले की तरह कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे, मुझे फाइनेंस जुटाने के लिए इतना सब कुछ नहीं करना पड़ रहा, तो वो तो ये करेगा। आप देखिए कि घर घर के अंदर आप देखिए टैलेंट के जो लोग हैं सामने आएंगे। हर शहर से आप सुनेंगे कि उस शहर से ये 5 लोग इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उस शहर से 4 लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, कोई संगीत में आगे गया, कोई प्रिंट मीडिया में गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गया, किसी ने कोई सीरियल बनाया, किसी। आप पहले ये सब चीज़ें कंटेंट आप देखिए, जिस तरह बताया कि हमारे इतने कंटेंट हैं, अलग अलग कोई कमी नहीं है। कहानियों का देश है, जैसे आपको बताया रामायण पहले बनी, महाभारत बनी, पहली बार जो है दूरदर्शन ने जो हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक कथाएं थी वो सामने लाई। बाद में धीरज कुमार ने ओम नमः शिवाय बनाया, बहुत अच्छा सीरियल, रामानंद सागर ने और बहुत से सीरियल बनाए। ऐतिहासिक सीरियल की बात बनाया तो स्वतंत्रता, जो हमारा इतिहास था स्वतंत्रता का, वो भी दूरदर्शन के माध्यम से आगे पहुंचा। जिनकी धीरज कुमार की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा गए वो लोग बनाया पहली बार दूरदर्शन पे। तो इस तरह की चीज़ें बाद में तो बहुत महाराणा प्रताप पे सीरियल बना और बहुत सारे हमारे पे सीरियल बनते रहे, और जो निजी चैनल है वो भी सब बना रहे हैं। तो इससे क्या है कि हमारी जो कहानियाँ छुपी हुई हैं, बहुत सारे भूले बिसरे क्रांतिकारी हैं, बहुत से भूले बिसरे वाले लोग हैं, जो कभी कभी हम देखते हैं फिल्म आई, उसके ऊपर फिल्म आ गई और वो माझी फिल्म आ गई, ये आ गई, उसकी ये कहानी थी या उसकी ये कहानी थी। कितनी कहानियाँ, इवन जो बड़े बड़े लोग हैं, अब धोनी की कहानी और धोनी फिल्म नहीं आती या मिल्खा सिंह नहीं आती तो आम आदमी को पता ही लगती। तो क्योंकि अब वो बहुत मुश्किल था, इस तरह के सब्जेक्ट पसंद नहीं किए जाते थे, लोग बड़ा रिस्क लेते थे, कैसे करें कैसे ना करें, फाइनेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, थिएटर मिलेंगे नहीं मिलेगा, तो लोग डरते थे इस तरह के काम करने से। बहुत सोच समझ के सामने आते थे, अरे भी फिल्म पता नहीं चल पाएगी नहीं चल पाएगी। अब भी ऐसे कई बार होता है, लेकिन जब इतने प्लेटफॉर्म एक साथ हो जाएंगे, जगह जगह चीज़ें मिलेंगी, तो उससे क्या है कि नए नए कंटेंट आएंगे और लोग कोई भी अच्छी कहानी मिलेगी, आप चाहे इसकी अपनी लिखी हुई हो या कोई पुरानी रियल लाइफ स्टोरी हो, जिस तरह बायोपिक बनाते हैं, तो वो ऐसी बायोपिक भी बहुत सामने आएंगी। उससे और लोग सामने आएंगे जो हम भूले बिसरे हैं, उनकी कथाएं लोगों को पता लगेगी, उनके बलिदान पता लगेंगे, उनके योगदान पता लगेंगे, वो किस तरह महान थे, ये सब पता लगेगा। तो ये प्लेटफॉर्म जो है इतना बड़ा होने जा रहा है कि हर क्षेत्र में हम प्रसारण की बात करें, चाहे वो प्रिंट मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, संगीत की बात करें, डिजिटल की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, सबको कहीं ना कहीं ये जोड़ रहा है, बहुत पूरी तरह जोड़ रहा है। खाली खाना पूर्ति के लिए भी लिस्ट बन गई बहुत बड़ी, इसके अंदर जो है 50 नाम जुड़ गए, ऐसा नहीं है। हर जो भी नाम जोड़ा जा रहा है, चाहे वो एनिमेशन की बात करते हैं, इसके अंदर 4 खंड बनाए गए मुख्यतः। जो है पहले सबसे पहले प्रसारण है, जिसके अंदर ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट आ गया, टेलीविजन आ गया, रेडियो आ गया, पॉडकास्ट आ गया, संगीत आ गया, प्रिंट मीडिया आ गया। उसके बाद इसके अंदर एक एनिमेशन, विजुअल्स और इस तरह का बनाया है AVGC करके, जिसमें गेमिंग, कॉमिक वो सब आ गए हैं। उसके बाद डिजिटल आया है, डिजिटल के अंदर ये सब OTT प्लेटफॉर्म भी आ गया। उसके अलावा जो और जो हमारे जितने भी तरह की सोशल मीडिया वो भी आ गया। उसके बाद जो चौथा है वो सिनेमा है। उस सिनेमा के अंदर भी एनिमेशन फिल्म भी है, डॉक्यूमेंट्री भी है, शॉर्ट फिल्म भी है, और हमारा जो भारत का इतिहास है, सिनेमा का इतिहास है। मोदी जी, मुझे याद आ रहा है जब यहाँ गए थे बॉम्बे, जहाँ इन्होंने इस चीज़ का जो बीज पड़ा, जहाँ इसका पौधा पड़ा, जहाँ इसकी सोच सबसे पहले आई वेव्स की, तो वहाँ भी उन्होंने कहा था कि हमारा जो फिल्म इतिहास है, हमारी काफ़ी सारी फिल्में नहीं मिल रही, कि प्रिंट नहीं मिलते, तो लोगों को जानना चाहिए कि 25 साल पहले हमारा कैसी फिल्में थी। जैसे हम आज यहाँ बैठा हूँ तो मैं याद करता हूँ कि रामानंद सागर अपनी कहानी बताते थे, सीरियल बनाने में कितनी दिक्कत आई, वी शांताराम बताते थे, देवानंद साहब बताते थे, मनोज कुमार जी बताते थे कि मैंने वो फिल्म बनाई शोर तो कितनी दिक्कत आई, रोटी कपड़ा बनाई तो कैसी दिक्कत
दिक्कत आई, उपकार में कैसी दिक्कत आई, तो वो सब चीज़ें लोगों को पता लगनी चाहिए। तो वो भी अब इससे पता लगेंगी, क्योंकि जो सिनेमा का सेक्शन है उसके अंदर फिल्म इतिहास को दुनिया को बताने का, फिल्म इतिहास को संजोने का वो सेक्शन भी इसके अंदर है, तो वो भी इससे माध्यम से आएगा। 2025 के जरिए हम देख रहे हैं, जो है हमारे साथ जुड़ी है, जो है यहाँ मैं महिलाओं की बात भी करना चाहूंगी। महिला फिल्म मेकर्स बहुत आ रही हैं। एक OTT प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं के रोल हम देख रहे हैं, विमेन सेंट्रिक फिल्म्स बन रही हैं। वेव्स 2025 की बात की जाए, स्टार्टअप्स की बात की जाए, नई प्रतिभाओं की बात की जाए, तो महिलाओं की भागीदारी किस तौर पर आगे बढ़ती हुई मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दिखती हुई नजर आ रही है? हम जानते हैं, और यहाँ पर सिर्फ सिनेमा नहीं, मैं आपको बताऊं कि गेमिंग इंडस्ट्री और VFX और एनिमेशन इंडस्ट्री में भी महिलाओं ने इस बार बहुत ही शानदार काम किया है। एक हैकाथॉन, एक्स्ट्रा क्रिएटर हैकाथॉन जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, उसमें अगर हम प्रतिभागियों की बात करें, करीब 19% इसमें महिलाओं की भागीदारी थी। यानी कि अगर आप वॉरफेयर गेमिंग की बात कर रहे हैं, तो उस वॉरफेयर गेमिंग में भी यहाँ पर हमें महिला एनिमेटर्स और क्रिएटर्स बहुत ही दमदार अपनी मौजूदगी दर्ज कराते नजर आए। अभी हमारी मुलाकात रीमा कांगती से हुई। रीमा कांगती एक बहुत ही एज फिल्म मेकर है, और किस तरह से महिलाएं आज एक अलग तरीके से अपनी कहानी कहना चाहती हैं सिनेमा के माध्यम से या अलग अलग एंटरटेनमेंट के माध्यम से, उसकी एक झलक जो हमारी न्यू वेव ऑफ मीडिया है वो ये महिला क्रिएटर्स प्रेजेंट कर रही हैं। हम महिला निर्देशकों की बात करें, महिला अभिनेत्रियों की बात करें, तो अभी आज सुबह जैसे प्रियंका चोपड़ा ने भी एक मैसेज शेयर किया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विजन को अपलॉड किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से एक बहुत ही ऐतिहासिक और ये बोल्ड स्टेप है ये वेव्स 2025 एक मंच, क्योंकि आज प्रियंका चोपड़ा जो कि एक भारतीय अभिनेत्री हैं, आज वैश्विक मंच पर अंग्रेजी फिल्मों में, हॉलीवुड फिल्म्स में, सीरीज में भारतीयता को और भारतीय अभिनय का परचम लहरा रही हैं। लेकिन शी इज़ फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन गर्ल, मतलब एक आम भारतीय लड़की होकर कैसे वो ना सिर्फ मुंबई की माया नगरी में अपना दमखम दिखाने में कामयाब हुई, बल्कि आज वैश्विक मंच पर कमाल काम कर रही हैं। तो महिला निर्माता निर्देशक आज बहुत ही शानदार अपने क्रिएशंस के साथ आगे आ रही हैं। पायल कपाड़िया एक ऐसा नाम है जिसने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी हैं। 30 साल के बाद कान में एक किसी भारतीय फिल्म ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, तो वो थी ऑल वी इमेजिन इज लाइट, जिसे बनाया पायल कपाड़िया ने, और इस बार फिर उन्होंने कान में वापसी की है। कान के जूरी मेंबर के रूप में इस बार पायल कपाड़िया शिरकत कर रही हैं। यानी कि भारतीय महिलाएं आज ना सिर्फ भारत में अपनी सिनेमा के साथ, अपनी कहानियों के साथ शानदार कंटेंट प्रोड्यूस कर रही हैं, उन्हें वो, और साथ ही साथ उन्हें वो व्यूअरशिप भी मिल रही है, उन्हें वो नंबर भी मिल रहे हैं। एक ज़माना था कि जिस सिर्फ हीरो को करोड़ों में पेमेंट मिलती थी, लेकिन उसके बाद जिस पे पैरिटी पर लंबी बहस छिड़ी, आज भारतीय हीरोइनें भी उतना ही पैसा कमा रही हैं, डिमांड कर रही हैं, और ना सिर्फ अभिनय कर रही हैं बल्कि फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं। कृति सेनन एक बहुत ही युवा फिल्म मेकर हैं, लेकिन बहुत ही कम उम्र में उन्होंने शानदार फिल्मों के साथ ना सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया अपनी फिल्म मिमी के लिए, बल्कि अब वो एक प्रोड्यूसर के रूप में भी मैदान में उतर चुकी हैं। यानी कि अब सिर्फ हम काम नहीं कर रहे, कैसे पैसा कमाना है ये भी हमें आ गया है। तो भारतीय सिनेमा या भारतीय एंटरटेनमेंट की ये दुनिया है। एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड की बात करें, मॉडलिंग की बात करें, क्रिएटर्स की बात करें, गेमिंग की बात करें, सिनेमा बनाने की बात करें, सिनेमा बेचना की बात करें, भारतीय महिलाएं कमाल काम कर रही है। ना सिर्फ अभिनय कर रही है बल्कि एक निर्देशक, निर्माता के रूप में भी भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने में महिलाओं का बेहद अहम योगदान है। बिल्कुल जो है, और देश के अंदर जो है महिलाओं पर फोकस भी रखा गया है, खासतौर से मेंशन कि महिलाओं पर फोकस रखा जाए। बिल्कुल, क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं वो जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं किस तरीके से सार्थक होती नजर आती हैं। महिलाओं की बात की जाए या उन तमाम क्षेत्रों की जहां पर तमाम संभावनाएं मौजूद थीं, लेकिन वहां पर अब से पहले इस तरह के जो हम कह सकते हैं जो उनका विकास है या उनको इतना फोकस में नहीं लाया गया। और खासतौर से अगर देखा जाए अविनाश जी, महिलाओं की भागीदारी की हम यहाँ बात कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ हर एक क्षेत्र को अगर देखा जाए भागीदारी सबकी है, लेकिन अब से पहले अलग अलग नजर आती थी, और वेव्स जो है शायद सबको इकट्ठा करने का काम करेगा।
जैसा अभी जया जी ने कहा कि ये एक ब्रेकिंग द बाउंड्रीज वाला भी काम है। आज से कुछ 10, 15, 20 साल पहले बहुत कम ऐसी महिलाएं हुआ करती थी जो फिल्म प्रोडक्शन में आगे आया करती थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल विधा है, इसमें अलग अलग लोगों से आपको ट्रीट करना पड़ता है, उनको हैंडल करना पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर निर्देशन और निर्माता दोनों तरीके से बहुत सारी महिलाएं, चाहे उसमें रीमा कात्ती का नाम लिया, जोया अख्तर एक बड़ी फिल्म डायरेक्टर भी हैं, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, जिन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण भी किया, उसका निर्देशन भी किया। लीना यादव हैं जो लगातार क्रिएटिव और कॉमर्शियल दोनों ही फ्रंट पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो बहुत सारी महिला हैं जिन्होंने वो जिंक्स तोड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, भले ही इसको आज से कुछ साल पहले जो है एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री माना जाता था, लेकिन हम हर हिस्से में, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे इवन सिनेमेटोग्राफी, जो एक बहुत ही तकनीकी रूप से आपको माहिर होना पड़ता है अगर आप किसी फिल्म के डीओपी होना चाहते हैं, उसमें भी कई महिलाएं आ गई हैं जो प्रमुख रूप से एज एन मेन डीओपी का काम कर रही हैं। तो ये जो सोसाइटी का जिंक्स टूटा हुआ है और महिलाओं को कुछ ऐसे क्षेत्र में भी हासिल होकर उसमें भी लगातार शिखर पर पहुंचने का उनको ये तमगा हासिल हुआ है, ये मुझे लगता है बहुत कमाल है। और बहुत सारी जो यंग युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग लड़कियां हैं जिनके अंदर ये क्षमताएं थी, बट समाज का इस तरह का दबाव रहता था, जो ऐसे क्षेत्र में उस तरीके से नहीं प्रवेश कर पाती थी, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। और वेव वो सारी अपॉर्चुनिटी युवा महिलाओं को दे रहा है कि आपके पास कोई नया विचार है और आप चाहते हैं कि इस विचार को लेकर एक कॉमर्शियली भी आगे बढ़ना, आपको कोई सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता है, आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपको मेंटरशिप की जरूरत है, तो हम आपके लिए हाजिर हैं। हम आपके विचारों को दुनिया तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे अगर उसके अंदर एक कॉमर्शियल वायबिलिटी और उसके अंदर एक पोटेंशियल होगा। तो ये जो एक समाज की जो आधी आबादी है उसको भी क्रिएटिव इकोनॉमी का एक बड़ा सोर्स कैसे बनाना है, उसमें मुझे लगता है वेव आने वाले टाइम में एक माइलस्टोन का काम करेगा और बहुत सारी नई प्रतिभाएं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस वेव के बाद 4 मई के बाद बहुत सारी युवा महिलाओं की प्रतिभा हमारे सामने आएगी, जो आने वाले समय में भारतीय क्रिएटिव इकोनॉमी का एक बड़ा नाम बनेगी, अपने लिए भी और पूरे भारत देश के लिए भी वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देने जा रही हैं। और ये सभी में, गेमिंग में भी, ये सारे वो एरिया थे जो बहुत बहुत मेल डोमिनेटेड माने जाते थे। कहा जाता था जो बहुत क्रिएटिव या बहुत टेक्निकल काम होता है उसमें महिलाओं की उतनी रुचि नहीं होती, वो बहुत संवेदनशील होती हैं, वो इमोशनल होती हैं, वो ऐसी चीजों में ज्यादा जुड़कर काम करना पसंद करती हैं जहां में इस भाव की प्रधानता हो। लेकिन जो बहुत तकनीकी काम होते हैं उसमें उनकी रुचि भी कम होती है, उनका योगदान भी कम होता है। लेकिन अब ये सारे जिंक, सारी बाउंड्रीज टूट रही हैं, महिलाएं इन सारी तकनीकी काम में भी लगातार बहुत सक्षम होकर आगे आ रही हैं और अपना एक मकाम बना रही हैं। और ये वेव समिट मुझे लगता है इसमें बूस्ट भी करेगी, उनके हौसलों को बढ़ाएगी भी और उनको हर तरह का सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड करेगी। जी बिल्कुल, हर तरह का एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो जाहिर तौर पर मिलेगा। और खासतौर से जया अगर देखा जाए से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री का भी संबोधन होगा और अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक पुश की जरूरत पड़ती है हर किसी को, फिर चाहे क्रिएटर्स की हम बात करें या एक विश्वास हमें चाहिए होता है। और वही विश्वास जो है अब हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छे से समझा और उसे माना है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री भारतीय एक उद्योग के रूप में जिस तरह से विकसित हुई है, फिल्मी दुनिया, इसको एक इंडस्ट्री का नाम दिया गया क्योंकि इससे लाखों करोड़ों लोगों की आजीविका जुड़ी है, रोजगार जुड़ा है। कैसे इस इंडस्ट्री को हम और बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को और बेटर पोजीशनिंग दे सकते हैं, उन्हें और बेहतर काम दे सकते हैं, उनके मेहनत का और बेहतर पैसा दे सकते हैं, उन्हें वो सम्मान और इज्जत दे सकते हैं। आज हमारी फिल्में ऑस्कर्स में जा रही हैं, कम्पीट कर रही हैं, लेकिन पहले वो दौर नहीं था। पहले उन्हें वो मौका ही नहीं मिलता था, क्या कभी सही जानकारी नहीं मिलती थी, सही मौका या समय नहीं मिलता था कि कैसे वो अपनी फिल्मों को भारत के अलग अलग कोने तक लेके जाएं। आपने फिल्म बना ली लेकिन उसे रिलीज कैसे करें? अगर आपने भारत में रिलीज कर दी तो क्या आप बाहर की मार्केट्स को भी कैटर कर सकते हैं? 3 इडियट्स, दंगल, ये ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने ना सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई बल्कि अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर, चाइनीज बॉक्स ऑफिस पर, यानी कि चाइना के मार्केट्स को भी टेक ओवर किया। आज RRR,
स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी फिल्में ज़रूर हिट हो रही हैं, लेकिन क्या हम पहले उन फिल्मों को अपनी फिल्मों को बाहर लेके जा सकते थे? राजकुमार को तो शोमैन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि राजकुमार वो पहले शायद ऐसे शख्स थे जो भारतीय फिल्मों को बाहर लेके गए, रशिया में लेके गए, जहां पर भारत की फिल्मों का प्रीमियर हुआ। तो क्या आज हम उसी इंडस्ट्री को उतना ज़्यादा बूस्ट नहीं दे सकते हैं? और इसकी शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर हम बात करें 2019 में, किस तरह से प्रधानमंत्री ने जो नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा है, पहली बार इस तरह का म्यूजियम बनाया गया, क्योंकि हम यहाँ पर हमेशा प्रधानमंत्री का विजन रहा है कि हम अपने इतिहास से ही सीखेंगे और इतिहास से ही हम अपने भविष्य के लिए प्रेरणा लेंगे और उसकी नींव रखेंगे। पहली बार भारतीय सिनेमा के जो बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है, उसका स्वर्ण काल रहा है, उसको डॉक्यूमेंट करने का, उसको सहेजने का प्रयास किया गया। आज भारतीय सिनेमा का जो नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा है, उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। मुंबई में इसे बनाया गया। कैसे हमारी फिल्मों को आज डिजिटाइज किया जा रहा है, रीस्टोर किया जा रहा है, उस मिशन की शुरुआत भी सरकार की तरफ से की गई। और ऐसी 8 रीस्टोर्ड फिल्म्स को इस बार वेव में भी दिखाया जाएगा और स्क्रीन किया जाएगा। यानी कि हम अपने इतिहास को संजोते हुए, संभालते हुए कैसे भविष्य की नींव रख रहे हैं, इसका बेहद शानदार उदाहरण पेश करता है वेव समिट, जहां पर भारत का इतिहास भी है, हमारी समृद्ध संस्कृति भी है, युवा जोश भी है, और सब मिलकर वेव समिट के जरिए कैसे भारतीय इंडस्ट्री को, भारतीय सिनेमा को एक नई ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। और यही इस वेव समिट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे सरकार भी कहीं ना कहीं, आपको वो लगता है, हमेशा से ये कंप्लेन की जाती है कि कहीं ना कहीं उदासीन रवैया है, क्यों हमारी फिल्मों को रिलीज नहीं मिलता, क्यों हमें उतना मौका नहीं मिलता। मिल रहा है मौका। आइए जुड़िए इस वेव समिट से, जाइए इसकी वेबसाइट पे रजिस्टर कीजिए, वेव बाजार में जाके अपना प्रोफाइल बनाइए और आइए मिलिए दुनिया भर के फिल्म मेकर से, कहानीकारों से, अपनी फिल्म को दिखाइए, उन्हें अपनी फिल्म को बेचिए। और ये प्रोत्साहन बिल्कुल ऊपर से जब शुरू होता है कोई बदलाव, तो जरूर उसकी झलक और उसका असर नीचे तक महसूस किया जाता है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक तरह के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो भारतीय संस्कृति को, भारतीय युवाओं को, जो भारतीय प्रतिभा है, कैसे हर जगह जाके वो भारतीय युवाओं का जिक्र करते हैं, उन्हें वो प्रोत्साहन देते हैं और बताते हैं कि आज हमारे युवाओं में वो क्षमता है कि वो किसी भी क्षेत्र में कमाल का काम कर सकते हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है तो तमाम इंडस्ट्री लीडर्स भी एक साथ आगे जुड़ जाते हैं। जब उन्होंने आह्वान किया है, जिस चेन की उन्होंने शुरुआत की है, वो चेन लगातार आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि आज हमें एक ही मंच पर शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अंतर्राष्ट्रीय मंच के ये सितारे एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं। सिर्फ बॉलीवुड नहीं, सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं, मोहनलाल, चिरंजीवी, नागार्जुन, शाहरुख खान, रजनीकांत, ये तमाम ये वो नाम है जिन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को एक चेहरा दिया है, वैश्विक मंच पर पहचान दी है, वो पुश दिया है। और आज वही एक मेंटर बनकर यहाँ पर मौजूद है भारत के युवाओं को आगे की राह दिखाने के लिए। क्लासेस भी इस वेव्स 2025 में ऑर्गेनाइज होने वाली है। यहाँ प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी कि जहाँ ग्लोबल एंटरटेनमेंट से भारत को किनारा कभी रखा जाता था, आज वही भारत करीब करीब 100 देशों की मेज़बानी कर रहा है और सभी के निमंत्रण पर ये देश के प्रतिनिधि भी यहाँ आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में भारत इन सभी देशों का, इस एंटरटेनमेंट का नेतृत्व करता हुआ नजर आएगा। अरे बिल्कुल, जैसे हमने बताया था कि फिल्में तो हमारी पहुंच रही हैं। अभी भी हमारी जो फिल्में हैं करीब 135 से 150 देशों में दिखाई जाती हैं, लेकिन क्या है कि वो सारी फिल्में वहाँ पहुंच नहीं पाती, कई दब जाती हैं, कई राजनीति का शिकार हो जाती है कि फिल्मों जो प्रोड्यूसर्स हैं उस पर भी अपनी वो है। जब आपकी फिल्म हमारी ऑस्कर के लिए जाती है, उसमें भी काफ़ी हर बार कोई ना कोई विवाद होता है कि इसको जाना था, उसको जाना था। तो लेकिन अब क्या है कि वो प्लेटफॉर्म तो रहेंगे, तो पहले जा रही थी वो सब रहेंगी, चलते रहेंगे। लेकिन जब हमारा सिनेमा और ज़्यादा लोकप्रिय होगा, हमारी फिल्में और अच्छी मजबूत बनेंगी, उनके कंटेंट अच्छे बनेंगे और क्लासिक फिल्में बनेंगी इस तरह की आगे भी, जो आगे चल के क्लासिक कलाएँ, जिस तरह की हमारी मदर इंडिया, मुगल आजम, शोले, इस तरह की फिल्में रही हैं। आप ये देखिए कि 1951 में हमारे यहाँ आवारा बनी राज कपूर की, इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म जी। लेकिन रशिया में कब पहुंची? 2 साल बाद 1953 में। लेकिन जब वहाँ पहुंची तो आज तक उस फिल्म की वहाँ गूंज है। आज भी राज कपूर को लोग आवारा से याद करते हैं, उनके पूरे परिवार को याद करते हैं, उस फिल्म को याद करते हैं, मुकेश को याद करते हैं। तो ये हमारे उसी कंटेंट की ताकत है कि उसको हालांकि पहुंचने में पहले 2 साल लग जाते थे, 3 साल लग जाते थे, कई बार पहुंच ही नहीं पाती थी और बहुत कम देशों में पहुंच पाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे दायरे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारी फिल्में पहुंच तो रही हैं,
लेकिन अब इससे क्या होगा कि सब वो लोग यहाँ आ रहे हैं जिन्होंने नहीं भी जाना। मान लो एक देश के अंदर हमारे वहाँ के जो वितरक हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या एग्जीबिटर्स हैं, वो वहाँ के 5 लोग हमारी फिल्मों को जानते हैं, बाकी सोचते हैं यार पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, लाए या ना लाए, दिखाए ना दिखाए। लेकिन अब यहाँ आएंगे, जब यहाँ देखेंगे इतना टैलेंट है, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में हैं, हमारे यहाँ क्लासिक फिल्में भी दिखाई जाएंगी, इसके अंदर एनिमेशन फिल्में भी दिखाई जा रही हैं वेव्स के अंदर, आप सबको जोड़ा जा रहा है। मतलब आप देखिए पूरी इंडस्ट्री को जब यहाँ देखेंगे, आप देखिए अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, एकता कपूर, पूरी लाइन लगी हुई इंडस्ट्री, अनुपम खेर, इतने लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जब पूरी दुनिया देखेगी तो हमारे जानते वो अपने आप चौंकेगी। जब इतने लोग एक साथ इतना अपना कीमती समय छोड़ के यहाँ पहुँच रहे हैं, मुकेश अंबानी जैसे लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पहुँच रहे हैं, अपना विदेशों से लोग आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं सब लोग, इतने बड़े बड़े जो उनके प्लेटफॉर्म है वो लोग आ रहे हैं, तो वो देखेंगे जब ये सब है तो कुछ तो दम है ना, तभी तो सब इतने आ रहे हैं, ये कंटेंट तभी तो सभी को अच्छा लगा। तो यहाँ के लोगों को तो प्रभावित करेगा, जो नई प्रतिभा आ रही है उनको भी उत्साह आएगा कि अरे एक साथ मेरे बात को लोग सुन रहे हैं। अभी राउंड टेबल पर जब पीएम अगर बात करेंगे सब लोगों से, तब वो आज ही कुछ ना कुछ बड़े फैसले कर लेंगे, आप देखना। और कई चीज़ें सामने उभर कर आएंगी कि आने वाले दिनों में क्या होगा, ये रेगुलर चलेगा, साल में होगा, 2 साल बाद होगा, और पूरे साल जो इसका सिलसिला चलना है, किस तरह ये लगातार निरंतर जारी रहे, ये धारा अविरल बहती रहे, तो इस सब की बातें भी आज काफ़ी हद तक सामने आ जाएंगी। तो इससे निश्चय ही जो है हमारा देश जो है बहुत आगे पहुंचेगा। बहुत सारी संभावनाएं हर तरह से, जैसे मैं आपको बताया, और हर चीज़ में आप देखिए हम यहाँ बैठते हैं तो कई बार बात करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की, वाशिंगटन टाइम्स की, उस अखबार की, वहाँ की, लेकिन अब ये जो हमारा जो प्रिंट मीडिया भी है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, ये सबको भी बड़ा मंच मिलेगा। अब आप देखिए ये सब क्या होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, पाइनियर, नवभारत टाइम्स, सबकी बात करेंगे। बड़ा मंच यानी हम मान सकते हैं, जैसा आपने कहा कि काफ़ी कुछ खास जो है इसमें से निकल कर आएगा और हर कोई इसका इंतजार भी कर रहा है। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें संबोधन भी होगा और खासतौर से भावना अगर देखा जाए, क्योंकि एक आवश्यकता थी कि किस तरीके से जो इंडस्ट्री है उसको बूम मिले, और वही एक स्टार्ट इसको मान के चला जा रहा है कि इसके ज़रिए, वेव्स के ज़रिए ज़ाहिर तौर पर एक बड़ा बूम जो है वो इस पूरे सेक्टर को, इंडस्ट्री को मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, महज वेव्स 2025 मुको लेके इवेंट बनकर नहीं रह जाएगा, ये एक मूवमेंट है जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है, जिसका आगाज हो चुका है और अब से कुछ ही मिनटों का समय रह गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेव्स 2025 में संबोधन होगा, जहां सुनेंगे हम वो बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री वेव्स 2025 के मंच से देशवासियों को देंगे। एक बड़ा संदेश देश दुनिया को जाएगा, जहां भारत की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिस तरीके से विकास की राह पकड़ चुकी है और साथ ही साथ विकास की राह के साथ साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, आत्मनिर्भर भारत के कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात हम कर रहे हैं, लोकल टू ग्लोबल की बात कर रहे हैं, क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जहां हम कह रहे हैं कि आप आइए भारत में अपने हमारे जो उत्पाद हैं उनको देखिए, उनको परखिए और अपने देश में जाकर उनको अपनाइए, क्योंकि भारत अगर एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से देखा जाए तो आज एक बड़ा कंज्यूमर और एक बड़ा प्रोड्यूसर भी नजर आ रहा है मुझको। बिल्कुल, और भारत जो है पूरे विश्व की बात करता है, कैसे सबके लिए क्या कौन सी ऐसी तकनीक जो कि फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, और कई बार इस बात का उदाहरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंचों से देते आए हैं। फिर चाहे हम अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहें कि कैसे आप उसको अपना सकते हैं, कैसे आप उसके ज़रिए आपको फ़ायदा मिल सकता है, और मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जब बात की जाती है तो यहाँ भी इसी तरह की तकनीक की बात की जाए, या जो भारत की हम कह सकते हैं एडवांटेज पॉइंट्स हैं, यानी जो जिनके ज़रिए भारत का परचम लहराता हुआ नज़र आता है वैश्विक स्तर पर, तो उनका भी समागम जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा। और खासतौर से अविनाश जी, जब हम बात करते हैं कि भारत की जो भूमिका है वो पूरे विश्व में अब उभरती हुई नज़र आती है, बढ़ती हुई नज़र आती है, और ये जो हमारा खासतौर से मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है हमारी, तो यहाँ भी भारत का जो कद है और ज़्यादा बढ़ता नज़र आएगा। करें कि पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत तेजी से आपको वर्ल्ड में एक अलग स्थान बनाता हुआ दिखा है। मुझे लगता है जो क्रिएटिव वर्ल्ड है अब ये पूरी तरीके से ग्लोबल हो रहा है। अब ये सिर्फ हम जो सिनेमा बनाते हैं या फिल्म बनाते हैं या दूसरे तरह के जो कंटेंट बना रहे हैं वो सिर्फ इंडियन कंज्यूमर के लिए नहीं बना रहे हैं, अब वर्ल्ड कंज्यूमर के लिए बना रहे हैं। तो जो जिस तरीके से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ग्लोबल कंटेंट क्रिएटर के रूप में हो रहा है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिल्में भी आप देखिए, जब हम आज से 10-15 साल 20 साल पहले या जो गोल्डन सिनेमा की हम बात करते हैं, सारा कंटेंट पूरी तरीके से इंडियन कंज्यूमर, इंडियन ऑडियंस के लिए हुआ करता था। अब बहुत सारा ऐसा कंटेंट बन रहा है, फिल्में ऐसी बन रही है, परमाणु फिल्में बनी, मद्रास कैफे, बहुत सारा ऐसा कंटेंट आ रहा है
जिसमें मल्टीपल कंट्री की उसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है, कंटेंट भी कई उसमें कंट्री से रिलेटेड रहता है, जिसमें दुनिया के कई देश उस कंटेंट को देखना चाहते हैं क्योंकि उनका कहीं ना कहीं उस कंटेंट के साथ रिलेशन होता है। तो हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ओटीटी ने भी हमारे उस तरह के कंटेंट एक्सपेरिमेंट को एक नया आयाम दिया, एक नई उड़ान दी। अब हम पूरी तरीके से सिर्फ भारत के दर्शकों पर निर्भर नहीं है, हम ऐसी चीज तलाश नहीं करते कि पता नहीं है भारत के लोगों को पसंद आएगी कि नहीं, क्योंकि हमारा जो डायमेंशन है वो थोड़ा ब्रॉड हो गया है, हमारे पास कंज्यूमर लिस्ट बड़ी हो गई है, तो हम ऐसे कंटेंट भी क्रिएट करने लगे हैं जो दुनिया के कंज्यूमर को पसंद आए। ये हमें, मुझे लगता है जो ग्लोबल पोजीशनिंग हमारी है कंटेंट क्रिएटर के रूप में, उसमें एक बहुत अहम रोल प्ले करेगा। और दूसरा भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट हुआ करते थे जिन कंटेंट को हम टिपिकल सिनेमा कंटेंट नहीं मानते थे, वो कंटेंट भी अब ओटीटी के जरिए अब लोगों तक पहुंच रहे हैं और उसका भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कॉमर्शियल रिटर्न मिल रहा है। आज से 5 साल पहले कोई अगर कहता, 10 साल पहले कि गुल्लक जैसा कोई कंटेंट सिनेमा का पार्ट हो सकता है, तो हम यकीन नहीं करते। गुल्लक कोई फिल्म देखने के लिए पैसा खर्च करने के लिए जाएगा, ये लोगों को यकीन नहीं होता। स्टार कास्ट की तरीके से देख लें, कंटेंट के लेवल पे कर दें, पंचायत जैसे सीरियल, तो बहुत सारे ऐसे जो कंटेंट हैं जिस कंटेंट की सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है और उसकी धीरे धीरे ग्लोबल एक पोजिशनिंग भी हो रही है। तो वो बहुत मुझे लग रहा बड़ा चेंज हो रहा है ओटीटी की वजह से भी। और ये जो वेव आपका जो समिट है वो सारी चीज को इंटीग्रेट कर रहा है। अब जो समय है वो सेपरेशन का समय नहीं, अब इंटीग्रेशन का है। आप अलग अलग चीजों को कैसे इंटीग्रेट करके एक जगह पे ला सकते हैं जिससे आपका कंज्यूमर अपनी चॉइस की चीज वहां से निकाल सकता है। तो ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइप का थंब रूल है जिसमें वेव एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जी, जाहिर तौर पर ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से तमाम लोगों की जो उम्मीदें जुड़ी हुई थी भावना इस समिट को लेके वो पूरी होती नजर आएंगी, तमाम सपने जो है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। और खासतौर से जया, अगर देखा जाए युवा जो है, क्योंकि पहले हम कहते थे कि शायद इस तरह की अभी जो स्थिति थी वो नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है खासतौर से भावना वो अब हमें नज़र आता है, क्योंकि अब से पहले शायद इन्हीं मूलभूत सुविधाओं की कमी नज़र आती थी, लेकिन अब एक इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हर किसी के सामने है। युवाओं की बात की जाए या इस फील्ड के तमाम जो लोग हैं उनके सामने जब हम बात करते हैं। जी बिल्कुल, आप बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, लॉजिस्टिक्स की और कहीं ना कहीं इनोवेशन की, जहां आज वेव्स 2025 समिट की पल पल की जानकारी डीडी न्यूज़ आपको दे रहा है। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, जिसका स्टेज सज चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेव्स 2025 का उद्घाटन करने वाले हैं। और आपको बता दें कि वेव्स 2025 में तमाम मीडिया प्रौद्योगिकी के बड़े बड़े दिग्गज यहाँ इकट्ठा होने वाले हैं, जहाँ होने वाला है मंथन। इसके साथ साथ आपको बताएं मुकुल कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, लॉजिस्टिक्स की और जिस तरीके से क्रिएटिविटी की, क्योंकि क्रिएटिविटी के क्षेत्र में भारत के पास असीम संभावनाएं हैं और मीडिया और एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में हम लगातार नए परचम लहराते हुए, फहराते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल भावना, अब से पहले एक आवश्यकता थी कि ये जो क्षेत्र है इसकी संभावनाओं को कैसे तराशा जाए, जो तमाम अवसर हैं कैसे उनको भुना सकते हैं, और उसी को एक प्लेटफॉर्म जो है वो वेव्स के रूप में दिया गया है। प्रधानमंत्री ने एक सकारात्मक सोच, इसको हम कह सकते हैं, जो रही है प्रधानमंत्री की कि हर क्षेत्र के लिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उसमें ये भी कहीं ना कहीं सार्थक होता नजर आता है, ये भी समाहित होता हुआ नजर आता है। और आज जब अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री अपना संबोधन इसमें देंगे तो जाहिर तौर पर इस बात का जिक्र करेंगे कि कब से इस तरह की जो प्रयास है वो किए जा रहे थे, या किस तरह से आने वाला जो समय है जब हम विकसित भारत के विजन की बात करते हैं तो ये ऐसा क्षेत्र जो है, ये जो सेक्टर है, ये कैसे अपनी भूमिका निभाएगा विकास में। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप जिक्र करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी वेव का को एक महत्वपूर्ण कदम बताया था कि किस तरीके से मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वेव्स अपने आप में एक माइलस्टोन साबित होगा, एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आज से इसका आगाज होने वाला और एक अनूठी पहली बार भारत में इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है, जहां हम वैश्विक मंच तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे दुनिया के लोग भारत को एक हब, पावर हाउस हब के तौर पर देखें। मीडिया और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं वेव्स 2025 का प्रधानमंत्री का संबोधन। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या भूमीतील सर्व